बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज ईयर 5 पीडियाट्रिक्स रिवीजन। स्टार्ट करते हैं एंडोक्राइनोलॉजी वाले चैप्टर से। नंबर 1 है कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रोथ डिले। मेल्स में ज़्यादा देखने को मिलता है। इसमें जो हाइट होती है वो 3rd परसेंटाइल से या हाइट ओवर एज 2 स्टैंडर्ड डेविएशन से कम होता है। अब इसको ऐसे डायग्नोस करना है कि जो आपको ग्रोथ पैटर्न मिलेगा वो डिलेड ग्रोथ पैटर्न होगा, लेकिन जो अडल्ट फाइनल हाइट होगी वो नॉर्मल होती है। यानी आपको फैमिली हिस्ट्री मिलती है सेम पैटर्न की। इसमें बोन एज हाइट एज के बराबर होती है, लेकिन क्रोनोलॉजिकल एज से पीछे होती है। उसमें आपको फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव मिलती है। अब प्लान ऑफ डायग्नोस्टिक अप्रोच है, तो कैसे आप डायग्नोस्टिक अप्रोच स्टार्ट करोगे? पहले हिस्ट्री होगी। हिस्ट्री नंबर 2 क्लिनिकल एग्जामिनेशन है, जिसमें ग्रोथ चार्ट इस्तेमाल करोगे। मीट पेरेंटल हाइट और ग्रोथ वेलोसिटी है। इन्वेस्टिगेशन के अंदर बेस लाइन्स करा लोगे, सीबीसी, ईएसआर, सीआरपी, यूरिन एनालिसिस, एलएफटी, आरएफटी। जो इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है उसमें आपने टीएफटी कराना होता है और ग्रोथ हार्मोन की लेवल्स करानी होती है। क्लियर? एक्सरे रिस्ट करा लोगे फॉर बोन एज असेसमेंट। इसके अलावा जेनेटिक कॉजेज को रूल आउट करने के लिए कैरियोटाइपिंग करा लोगे। सेलिक डिजीज को रूल आउट करने के लिए जुजिनल बायोप्सी करा लोगे, एमआरआई करा लोगे, और लास्ट में एंडोक्राइन प्रोवोकेशन टेस्ट होते हैं, लाइक ग्रोथ हार्मोन और स्टेरॉइड एक्सेट्रा। सही हो गया। अब इफेक्ट इन केस ऑफ पुअर न्यूट्रिशनल इनटेक। अगर पुअर न्यूट्रिशनल इनटेक है, सबसे पहले वेट इफेक्ट होगा, दूसरे नंबर पे हाइट होती है, तीसरे नंबर पे हेड सर्कमफ्रेंस होता है। जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ग्रोथ डिले या मोस्ट कॉमन काज ऑफ शॉर्ट स्टेचर इज कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रोथ डिले। इसका ट्रीटमेंट है रीअश्योरेंस और ग्रोथ हार्मोन की एडमिनिस्ट्रेशन कर देनी है इन केस ऑफ ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी और टर्नर सिंड्रोम है। एंड व्हाट आर द डिफरेंशियल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रोथ डिले? आपने वो तमाम कंडीशन लिखनी है जिसमें शॉर्ट स्टेचर होता है, लाइक हाइपोथायराइडिज्म, हाइपोपिट्यूटरिज्म, ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी है, थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी है, या फेमिलियल शॉर्ट स्टेचर है, या फिर बैल अब्जॉर्प्शन या साइकोसोशल डेप्रिवेशन है। नेक्स्ट है कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म। इसको क्रिटिनिज्म भी कहते हैं। इसमें बच्चे में लेथार्जी होगी, बहुत ज़्यादा सोया रहेगा, प्रोलॉन्ग न्यूनेटल जॉन्डस होगा, अम्ब्लाइकल हर्निया है, हाइपोथर्मिया है, कोर्स फेशियल फीचर्स होते हैं, लार्ज प्रोट्रूडिंग टंग है जिसको मैक्रोग्लोशिया कहते हैं, लिप्स थिक होते हैं, ओपन फोंटेनालीज है। जब भी आपको ओपन फोंटेनालीज सिनेरियो में मिले तो आपने 3 डिफरेंशियल सोच के रखने हैं। एक है हाइपोथायराइडिज्म, दूसरा डाउन सिंड्रोम, और तीसरा आपका आ जाएगा ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी। और रिकेट्स में भी आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर? और ब्रिटल स्काल्प हेयर है। इसके अलावा हॉर्सनेस ऑफ वॉइस आपको देखने को मिलेगी, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलती है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म, यानी हाइपोथायराइडिज्म 2 टाइप का है, कंजेनाइटल और एक्वायर्ड। कंजेनाइटल का जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो थायराइड डिसजेनेसिस होता है एज कम्पेयर टू डिसहार्मोनोजेनेसिस, और जो एक्वायर्ड का मोस्ट कॉमन कॉज आयोडीन डेफिशिएंसी होता है। ठीक है, अब इसके स्टार्ट कैसे करोगे इन्वेस्टिगेशन में? सबसे पहले हिस्ट्री है, फिर क्लिनिकल एग्जामिनेशन है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे आपको क्या मिलेगा? शॉर्ट स्ट्रक्चर देखने को मिलता होता है। क्लियर? ठीक है, और एबनॉर्मल अपर टू लोअर सेगमेंट रेशो देखने को मिलती होती है। इसके बाद थायराइड फंक्शन टेस्ट डालोगे, T4 T3 कम होगा, TSH के अलावा ज्यादा होगा। एक्सरे स्कल कराओगे जहां पे आपको फोंटेनालिस ओपन मिलेगी, एक्सरे लॉन्ग बोन कराओगे, एपिफिजियल डिसजेनेसिस होगा। थायराइड स्कैन करा लोगे जिसमें अल्ट्रासाउंड स्कैन है, टेक्नीशियम स्कैन और रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक स्कैन है। ईसीजी करा लोगे। अब हाइपोथायराइडिज्म की वजह से ईसीजी में हर चीज कम हो जाएगी, लाइक पी वेव भी कम, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स भी कम, टी वेव का वोल्टेज भी कम, इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी में भी लो वोल्टेज देखने को मिलेगा। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्वायर्ड हाइपोथायराइडिज्म तो आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है। अच्छा, हाइपोथायराइडिज्म का ट्रीटमेंट क्या होता है? सारी जिंदगी के लिए लीवोथायरॉक्सिन देनी है। अब इन्फेंट के अंदर आपने 0 से लेकर 15, जबकि चिल्ड्रन के अंदर 4 माइक्रोग्राम तक आपने याद रखना होता है। वैसे डोज इतनी करनी नहीं होती, लेकिन इसमें कर लो क्योंकि 2 नंबर के जवाब में क्या लिख के आओगे हम, तो डोज भी तो लिख के आनी पड़ेगी। ठीक है, अब जो कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म की जो स्क्रीनिंग होती है विद इन 10 डेज ऑफ बर्थ में करते होते हैं। अब इसका फॉलोअप क्या होता है? फॉलोअप में आपने ग्रोथ को देखना है, वेट और हाइट को देखना है। अगर बच्चा पहले 2 साल के अंदर प्रेजेंट कर जाता है तो आपने हर 2 से लेकर 3 महीनों के बाद आपने इवैल्यूएट करना होता है। लेकिन अगर 2 साल के बाद है, ओके सही है, तो आपने लेस फ्रीक्वेंट विजिट होता है, 2 से लेकर 3 महीने का विजिट करना होता है फर्स्ट 2 ईयर्स के अंदर। और प्रोग्नोसिस क्या होता है? अगर फर्स्ट फ्यू वीक्स ऑफ लाइफ में डायग्नोस हो, जो ट्रीट हो जाए, तो उसका गुड प्रोग्नोसिस है, मतलब फिजिकल और मेंटल रिटार्डेशन नहीं होगी, नॉर्मल ग्रोथ होगी, नॉर्मल इंटेलिजेंट होगी। लेकिन 6 महीनों के बाद अगर डायग्नोस होता है, ट्रीट होता है, तो फिर पुअर प्रोग्नोसिस होता है, परमानेंट मेंटल या फिजिकल रिटार्डेशन होती है, ग्रोथ रिटार्डेशन होती है। इसके बाद कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म में क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स होते हैं? हाइपोटोनिया, मोटल ड्राई स्किन है, ओके, स्कैंटी ड्राई ब्रिटल स्काल्प हेयर देखने को मिलते होते हैं, लार्ज टंग, थिक लिप्स है, और लार्ज ओपन फोंटेनालीज होते हैं। बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन के अंदर TSH के लेवल कराओगे जो कि ज़्यादा होता है, और T4 के लेवल कम होता है। क्लियर? ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे आ जाते हैं, ये तो हमारा अच्छे से हो जाएगा। इसके बाद कॉम्प्लिकेशन क्या होती है? मैंने आपको बताया था कि फिजिकल और मेंटल रिटार्डेशन होती है। मेंटल रिटार्डेशन में न्यूरो डेवलपमेंटल डिले हो जाएगा, और फिजिकल के अंदर शॉर्ट स्ट्रेचर हो जाएगा, और पुअर ग्रोथ होती है। ऑलमोस्ट ये फिनिश हो जाएगा। इसके बाद डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 1, बच्चों में डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 1 होती है, अडल्ट में टाइप 2 होती है। अब बच्चों में पढ़ेगा तो टाइप 1 डायबिटीज और इसकी कॉम्प्लिकेशन DKA, आपने इन 2 पॉइंट्स को याद रखना है। अब जो डायबिटीज मेलाइटिस है बच्चों में देखने को मिलती है टाइप 1, और डायबिटीज के 4 क्लासिकल फीचर होते हैं, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया और रैपिड लॉस ऑफ वेट। और बच्चों में नोक्चूरिया भी देखने को मिलेगा।
सही है। तो क्लिनिकल फीचर में ये पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया, पोलीफेजिया, रैपिड लॉस ऑफ वेट है, नोक्चूरिया है और रिकरेंट इन्फेक्शन है। अब डायबिटीज की क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? डायबिटीज की वजह से डीके हो सकता है, हाइपरओस्मोलर नॉन कीटोटिक कोमा हो सकता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, इन्फेक्शन है, न्यूरोपैथी है, या ग्रोथ रिटार्डेशन आपको देखने को मिल सकती होती है। ठीक है, तो मेन दो तो आपने कॉम्प्लिकेशन याद रख लेनी है, बाकी न्यूरोपैथी या ग्रोथ रिटार्डेशन है बच्चों के अंदर। इसके बाद डी के ए है। अब डी के अंदर क्या होता है कि बच्चा होगा जिसको एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग, डिस्ट्रेस होगा, ब्लड शुगर लेवल काफी ज्यादा होगा, पीएच 7.3 से कम होगी, बाइकार्बोनेट 15 से कम होगा। डेट मींस ये हाई 9 गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस करवा देगा। यूरिन के अंदर और ब्लड के अंदर कीटोन बॉडी ज्यादा देखने को मिलती है। हाइपरग्लाइसीमिया होता है, आपको हाई 9 गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलता है और कीटोन बॉडी वंस अगेन सीरम में और यूरिन में देखने को मिलती है। इसके अलावा आपको कुस्मोल साइन देखने को मिलेगा, रैपिड शैलो ब्रीदिंग को बोलते होते हैं, क्लियर। हाइपोटेंशन है, टकीकार्डिया हो जाएगा, जेवीपी कम हो जाती है, सारी साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन है। इसके अलावा अगर आपने कहने का मतलब है इसकी जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है जिसकी वजह से डेथ हो सकती है वह है सेरिब्रल एडीमा। सेरिब्रल एडीमा का कैसे पता लगेगा? डीके वाला पेशेंट में ड्राउजीनेस, कंफ्यूजन, सीजर्स पड़ना शुरू हो गया तो आपने सेरिब्रल एडीमा की तरफ जाना होता है। और डीके क्यों होता है? कोई बच्चा अपनी इंसुलिन का शॉट मिस कर गया तो उसकी वजह से देखने को मिल सकता होता है। अब डीके का क्या मैनेजमेंट होता है? इसने सही मैनेजमेंट नहीं लिखा हुआ, मैं आपको मेडिसिन वाला बता देता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना होता है? रेससिटेट करना होता है और आईवी फ्लूइड्स देने होते हैं, तकरीबन 3 लीटर से लेकर 6 लीटर तक नॉर्मल सलाइन आपने देना होता है। फिर आपने इंसुलिन देनी होती है, इनिशियली 10 यूनिट बोलस दोगे, फिर इसके बाद आप 0.1 यूनिट पर केजी पर आर के हिसाब से इंसुलिन की ड्रिप चला लोगे। फिर पोटेशियम के लेवल को मेंटेन करोगे और बाइकार्बोनेट के लेवल को मेंटेन करोगे। कोई प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है लाइक इन्फेक्शन है तो उसे एंटीबायोटिक दे दोगे। सही है। अब फ्लूइड रिप्लेसमेंट का फार्मूला क्या होता है? जितना भी फ्लूइड आपको चाहिए होता है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, फ्लूइड डेफिसिट और फ्लूइड मेंटेनेंस। जो फ्लूइड डेफिसिट होता है वो तो बहुत ईजी है, पर केजी पर आपने 100 ml ऐड करना होता है। अब मेंटेनेंस फ्लूइड एज वाइज होता है, लाइक 0 से लेकर 10, एज वाइज नहीं वेट वाइज होता है। 0 से लेकर 10 केजी के लिए आपने 100 ml ऐड करना होता है। फिर 10 से लेकर 20 में जो आपने 50 ऐड एक्स्ट्रा करना होता है 1000 के अंदर, क्योंकि 10 के लिए तो 10 केजी के लिए तो आपका 1000 बन जाता होता है, क्लियर। और अगर 20 केजी से ऊपर क्या है तो आपने 20 ml आपने ऐड करना होता है। सही है। अब डीके में क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं? डीके में आप ब्लड एग्जामिनेशन करा लोगे, वंस अगेन सीबीसी, ईएसआर, सीआरपी या कोई इन्फेक्शन है तो आपको रेस मिलेगा। सही है। यूरिया इलेक्ट्रोलाइट का लेवल, यूरिया का लेवल ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्यों? क्योंकि क्या हो रही है? रीनल फेलियर हो रहा है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन ज़्यादा हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट्स में हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरक्लीमिया होता है। एबीजीज करा लोगे, हाई 9 गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलता है। यूरिन और ब्लड में कीटोन बॉडीज होती है। ईसीजी करा लोगे टू रूल आउट कार्डिक इन्फेक्शन है। ठीक है। अब डी के अंदर इंसुलिन के रेजिमेंट बता रहे हैं। इंसुलिन के रेजिमेंट दो तरह के होते हैं, सेपलेट मिक्स है और बेजल बोलस है। सेपलेट मिक्स का मतलब है 70-30 इंसुलिन इस्तेमाल करनी है। 70% होती है एनपीएच और जो 30 होती है वो रेगुलर इंसुलिन होती है। और याद करना कि सुबह नाश्ते से पहले अब ज़्यादा डोज देते हैं और रात को डिनर से पहले हम कम डोज देते होते हैं, यानी सुबह 2/3 और रात को 1/3 होती है। बेजल बोलस का मतलब क्या है? बेजल का मतलब है लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन होती है, जो कि आपकी ग्लाइजिन डेग्लूडेक होती है। और बोलस के अंदर आपकी कौन कौन सी इंसुलिन होती है? ओके, बोलस के अंदर आपकी रेगुलर इंसुलिन हो सकती है या शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन हो सकती है। आपने जो आपकी जो मेन इंसुलिन है बेजल वाली वो आपने 40 to 50 रखनी है। ओके, जबकि लिस्परो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन है 50 to 60% आपने रखनी होती है। क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसके बाद एक पेशेंट है जिसको सेरिब्रल एडीमा हो गया, आपने डीके की वजह से भी हो सकता है या आईवी फ्लूइड दिया उसकी वजह से सेरिब्रल एडीमा हो गया, क्लियर। तो इसको कैसे मैनेज करोगे? अब इसकी मैनेजमेंट क्या होगी, यानी इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, इसका प्रोफाइलैक्सिस क्या होगा? पहले मैनेजमेंट पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आपने ABCD को मेंटेन करना होता है, रिससिटेट करना होता है। मजीद आईवी फ्लूइड नहीं देने बल्कि आईवी मैनिटोल देनी होती है। 3% हाइपरटोनिक नॉर्मल सलाइन दोगे प्रिवेंट करने के लिए और हाइपर वेंटिलेशन करोगे आप। हाउ टू प्रिवेंट सेरिब्रल एडीमा, तो कैसे करोगे प्रिवेंट? आपने आहिस्ता आहिस्ता मेटाबॉलिक करेक्शन करनी है। फॉर एग्जांपल किसी को अगर हाइपर नेट्रीमिया तो अगर आपने बहुत जल्दी ठीक कर लिया तो उसको सेरिब्रल एडीमा हो जाएगा। तो आपने स्लो मेटाबॉलिक करेक्शन करनी है और स्लो रिहाइड्रेशन करनी होती है। और आपने जो अर्ली CNS की साइंस है लाइक हेडेक है, GCS, इसको आपने अच्छे से मॉनिटर करना होता है। ऑलमोस्ट ये हो जाएगा हमारा। इसके बाद कंजेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया। अब इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो साल्ट वेस्टिंग क्राइसिस होती है जो कैसे शो होगी, वॉमिटिंग, डायरिया और वेट लॉस की फॉर्म में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फीमेल की विरलाइजेशन देखने को मिलेगी, एम्बिगुअस जेनिटेलिया होते हैं और फीमेल विरलाइजेशन होती है। लैब्स करा लोगे तो लैब्स के अंदर एल्डोस्टेरोन और मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का लेवल कम होगा, डेट इज वाई ग्लूकोज कम, सोडियम कम, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, हाइपरक्लीमिया देखने को मिलेगा। मोस्ट कॉमन काज ऑफ कंजेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया डेफिशिएंसी ऑफ 21 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज, इस एंजाइम की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। तो क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करा लोगे? पहले तो बेसलाइंस करा लोगे,
फिर आप सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स पे आ जाओगे। सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर सोडियम कम, पोटेशियम ज़्यादा होता है। एबीजीज करा लोगे, आपको हाई 9 गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलेगा। हार्मोनल प्रोफाइल करा लोगे, इसमें 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन के लेवल ज़्यादा होता है, अल्डोस्टेरोन कम, रेनिन ज़्यादा, कोर्टिसोल कम, एसीटीएच ज़्यादा, और यूरिन के अंदर 17 कीटोस्टेरॉइड का लेवल ज़्यादा हो जाता है। बाकी कैरियोटाइपिंग करा लोगे और बक्कल स्मेयर बार बॉडी को देखने के लिए कि मेल था या फीमेल था, क्योंकि ऐसे तो आप डिफाइन नहीं कर सकते कौन सा जेनिटेलिया था। मैनेजमेंट क्या होती है, मेडिकल और सर्जिकल होती है। मेडिकल के अंदर क्या होता है, सबसे पहले आपने आईवी फ्लूइड देने, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करना होता है। नंबर 2 आपने हाइड्रोकोर्टिसोन देनी है। नंबर 3 फ्लूड्रोकोर्टिसोन देना होता है। इसके अलावा आप फ्लूटामाइड, एनेस्ट्राजोल या जीएनआरएच एगोनिस्ट भी दे सकते हैं, लेकिन वो किसी काम के नहीं होते। सर्जरी 2 महीने से लेकर 6 महीनों पे करते हैं सीवियर विरिलाइजेशन के केस में। अब इसमें क्या होगा, क्लाइटोरिस को रिड्यूस करेंगे, उसके बाद वेजाइनोप्लास्टी कर देंगे और अडल्ट में रिवियन सर्जरी भी कर देंगे। इसके बाद कुशिंग सिंड्रोम है। कुशिंग सिंड्रोम में वेट गेन, ट्रंकल ओबेसिटी, बुफेलो हम मून फेज होता है, हाइपरटेंशन होता है, हिरसुटिज्म होता है, प्लैथोरिक फेस होते हैं, पर्पलिश स्ट्राई आपको देखने को मिलता होता है। इसमें जो बेड साइड टेस्ट करते हैं वो यूरिन डिपस्टिक टेस्ट है, वो ब्लड शुगर लेवल को मॉनिटर करोगे। इसके अलावा आप ब्लड प्रेशर को देख लोगे, यूरिन डिपस्टिक, ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर को देखोगे। अब वो क्या क्या इन्वेस्टिगेशन क्या रहेगा। अब ये इन्वेस्टिगेशन हमने सारी वहाँ पे पढ़ लिया, कहने का मतलब है मेडिसिन के अंदर बस मोटा मोटा बता देता हूँ। 24 आवर यूरिनरी कोर्टिसोल लेवल कराना होता है, लेट नाइट स्लैवरी कोर्टिसोल है, या लो डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट, या ओवरडोज या ओवरनाइट लो डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट होता है। इसके बाद एसीटीएच के लेवल को मॉनिटर करते हैं। एसीटीएच के लेवल मेजर करने के बाद हम हाई डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट करते हैं। अगर वो सप्रेस कर देता है, डेट मींस पिट्यूटरी के अंदर कास्ट छुपा हुआ था, तो उसके लिए आप एमआरआई करते हैं और बायलैटरल इंफीरियर पेट्रोजल साइनस सैंपलिंग करते होते हैं। अगर हाई डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट इनहिबिट नहीं होता, तो उसका मतलब है आपने क्या करवाना है, आपने सीटी स्कैन कराना है लंग्स का, टू रूल आउट स्मॉल सेल कार्सिनोमा, क्योंकि एक टॉपिक एसीटीएस सिंड्रोम हो सकता है। इसके बाद रिकेट्स पे आते हैं। रिकेट्स के अंदर लैब्स करा लोगे, लैब्स में कैल्शियम फॉस्फेट का लेवल कम होता है। ओके, असल में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, बोन की मिनरलाइजेशन नहीं हो पाती। इन रिस्पॉन्स में पीटीएच बढ़ जाता है, उसकी वजह से अल्कलाइन फॉस्फेटेस के लेवल ज़्यादा देखने को मिलेगा। रिस्ट की वाइडनिंग होती है, कपिंग, फ्रिंग, सप्लिंग देखने को मिलती होती है। यहाँ पे बोलेक्स लिखा हुआ है, बोलेक्स को जीनोवैरम कहते हैं, जीनोवैलिगम नहीं कहते। यहाँ पे मिस्टेक है, इसको ठीक कर लेना। जीनोवैलिगम क्या होता है, नॉक नहीं होता है, ना कि बोलेक्स होती है। ठीक है, तो रिकेट्स वाले पेशेंट में आपको क्या क्या साइन देखने को मिलते हैं। अगर आप हेड टू टो चलोगे तो आपको हेड पे क्या देखने को मिलेगा, आपको फ्रंटल बॉसिंग देखने को मिलेगी, कैपोट क्वाड्रेटम देखने को मिलेगा, जिसको बोलते हैं स्क्वेयर लाइक हेड। इसके बाद आप फेस पे आ जाओगे तो फेस में आपको डिले डेंटेशन और डेंटल कैरीज देखने को मिलेगी। फिर आप आ जाओगे चेस्ट के ऊपर, तो चेस्ट के ऊपर आपको रैकेटिक रोजरी, हैरिसन सल्कस, पिजन चेस्ट डिफॉर्मिटी आती है। नेक्स्ट आप स्पाइन पे चलोगे, स्पाइन में आपको काइफर स्कोलियोसिस और लॉर्डोसिस देखने को मिलेगा। क्लियर। फिर आप रिस्ट पे आ जाओगे, रिस्ट की और नीज की वाइडनिंग होती है। क्लियर, ये पॉइंट्स आपको देखने को मिलते होते हैं। सही है, टेटनी और सीजर्स भी हो सकते हैं ड्यू टू हाइपोकैल्सीमिया। अब डिक्रीज बोन मिनरलाइजेशन, अगर बच्चों में होती है तो उसको रिकेट्स कहते हैं, अडल्ट में होती है तो उसको ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। अब रिकेट्स की दो टाइप होती है, कैल्सियोपेनिक और हाइपोफॉस्फेटिमिक। हाइपोफॉस्फेटिमिक को विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स भी कहते होते हैं। अब कैल्सियोपेनिक में जो मोस्ट कॉमन काज है वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है, दूसरा विटामिन डी डिपेंडेंट, विटामिन डी डिपेंडेंट है। विटामिन डी डिपेंडेंट में अगर कहने का मतलब है जो एक्टिव फॉर्म है, कैल्सिट्रायोल नहीं बन रहा तो वो टाइप 1 है, और अगर रिसेप्टर सही से काम नहीं कर रहे तो वो टाइप 2 होती है। और जो हाइपोफॉस्फेटिमिक है इसमें ये एक्सीलेंट डोमिनेंट होती है, मिस्टेक हुई है यहाँ पे ऑटोसोमल डोमिनेंट लिखा हुआ है, ये एक्सीलेंट डोमिनेंट होती है मेन। सही है, और इसमें क्या होता है, फॉस्फेट के लेवल कम देखने को मिलता होता है। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन क्या कराओगे आप, हिस्ट्री और क्लिनिकल एग्जामिनेशन करा लोगे। फिर आप सीरम बायोकेमिस्ट्री करा लोगे, कैल्शियम कम, फॉस्फेट कम, एएलपी का लेवल ज्यादा होगा, विटामिन डी कम होगा, पीटीएच का लेवल ज्यादा होगा। एक्सरे रिस्ट कराओगे, आपको कपिंग, फ्रिंग, सप्लिंग देखने को मिलेगी और टांगे टेढ़ी हो जाएगी, इसको बोलते हैं जीनोवैरम, और नॉक नी को बोलते हैं जीनोवैल्गम। अब प्रिवेंशन के अंदर क्या होता है, सॉरी मैनेजमेंट के अंदर अर्ली प्रिवेंशन में आपने सन की एक्सपोजर करनी है और आपने गुड डाइट और मिल्क देना होता है। फिर विटामिन डी सप्लीमेंट है, आई थिंक दिस इज द 400 इंटरनेशनल यूनिट है, और आपने न्यूट्रिशनल इंटेक देनी है कैल्शियम फॉस्फेट की, और आपने सिबलिंग्स की स्क्रीनिंग करनी होती है। ऑलमोस्ट रिकेट्स वाला टॉपिक हो जाएगा। इसके बाद है टनल सिंड्रोम। टनल सिंड्रोम में फीमेल होती है, 45X0 होता है, शॉर्ट स्ट्रेचर होता है, ब्रॉड नेक होती है, वेब्ड नेक होती है। ओके, वाइडली स्पेस निपल देखने को मिलते हैं, वाइड कैरिंग एंगल होता है। ओके, लो पोस्टीरियर हेड लाइन होती है, प्राइमरी इम्यूनोरिया होता है, प्यूबर्टी डिले होती है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को नहीं मिलते, हैंड्स और फीट की पफीनेस होती है, पटेला और हिप की डिसलोकेशन देखने को मिलती है, हॉर्स शू किडनी देखने को मिलती है, क्वाक्टेशन ऑफ अयोर्टा होता है, बाइकस्पिड अयोर्टिक वाल्व होता है। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन के अंदर कैरियोटाइपिंग करा लोगे, 45X0 करा लोगे, बार बॉडी को देखने के लिए बकल स्मेयर करा लोगे। ठीक है, हार्मोनल प्रोफाइल करा लोगे, LHFSH आपको ज्यादा देखने को मिलेगा क्योंकि स्ट्रीक ओवरीज है, और अल्ट्रासाउंड पेल्विस करा लोगे। अब हम एमसीक्यूज पे चलते हैं। एमसीक्यूज में क्या, एक न्यू बॉर्न है जिसको परसिस्टेंट जॉन्डिस है। जब भी परसिस्टेंट जॉन्डिस आ जाए और कॉन्स्टिपेशन आ जाए तो हाइपोथायराइडिज्म में जाना होता है। टंग का साइज भी बड़ा है तो आपने T4 TSH के लेवल कराना होता है। ओके, हाइपोथायराइडिज्म को रूल आउट करने के लिए, क्रिटिनिज्म के लिए। शॉर्ट स्ट्रेचर है तो द मोस्ट कॉमन जो फॉलोइंग फैक्टर जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रोथ डिले को फेवर कर रहा है वो है फैमिली हिस्ट्री ऑफ डिले इन द प्यूबर्टी ऑफ फादर। अब मेजॉरिटी कहेंगे नॉर्मल ग्रोथ
ग्रोथ वेलोसिटी। यस, नॉर्मल ग्रोथ वेलोसिटी होती है, ऐसे में ही होती है नॉर्मल ग्रोथ वेलोसिटी, लेकिन ये फेवर नहीं करता कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रोथ डिले को। क्यों? क्योंकि नॉर्मल ग्रोथ वेलोसिटी आपको इसके अलावा एक और कंडीशन में भी देखने को मिल सकती है, और इनिशियली असल में इसमें ग्रोथ का पैटर्न डिलेड होता है, तो उसका बेस्ट आंसर डी बनता है। ठीक है, मोस्ट कॉमन काज ऑफ कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म न्यू बॉर्न, तो वो डिसजेनेसिस है, दूसरे नंबर पर डिसहार्मोनोजेनेसिस है। ओके, रिकेट्स को डायग्नोस करने के लिए क्या करते होते हैं? ओके, विटामिन डी के लेवल कराते होते हैं। एक्सरे रिस्क तो ये आगे सपोर्टिव एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल होता है। विटामिन डी का लेवल कम होना चाहिए। कैल्सियोपेनिक या हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स की फॉर्म है। वैसे हाइपोफॉस्फेटेमिक के अंदर विटामिन डी का लेवल नॉर्मल भी या ज्यादा भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर चलते हैं। 1 मंथ ओल्ड बॉय फ्रॉम अ 40 ईयर ओल्ड मदर, जिसको मोटर और मेंटल डिले है, मेंटल रिटार्डेशन है, फ्लैट टॉस है, हाइपोटोनिया और सिंगल पाल्मर क्रीज है, सिमियन क्रीज है, तो ये डाउन सिंड्रोम की कहानियां बता रहे हैं। सही है। ओके, इसके बाद है कि 2 ईयर ओल्ड बॉय जिसको रिकेट्स डायग्नोस हुआ, तो रिकेट्स का मोस्ट कॉमन काज क्या होता है? न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी है। हाइपोकैल्सीमिया इज अ फीचर ऑफ डाइजॉस सिंड्रोम, जिसको कैच 22 कहते हैं। आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कैच 22 में क्या क्या चीजें होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे आ जाते हैं। ट्राइसोमी 21 यानी डाउन सिंड्रोम है। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? पाल्पेब्रल फिशर होता है, जो कि स्लांटिंग डाउनवर्ड आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर? इसके बाद सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस, यहाँ पे मिस्टेक है, इसका बेस्ट आंसर चार्ली है कि डायबिटीज इंसिपिडस में तो एडीएच होता नहीं है, तो सारा का सारा पानी यूरिन के अंदर चला जाएगा, तो यूरिन की ऑस्मोलैरिटी कम हो जाएगी, प्लाज्मा की ज्यादा हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेवलपमेंटल डिले और कॉन्स्टिपेशन है। बर्थ और फैमिली हिस्ट्री नॉर्मल है, लेकिन एग्जामिनेशन में पता लगा कि कोर्स फेस है, वाइड इंटीरियर फोंटेनाली है, डिस्टेंडेड एब्डोमेन है, तो ये क्या है? हाइपोथायराइडिज्म का सिनेरियो होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते होती है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रंटल बॉसिंग है, ओपन एंटीरियर फोंटेनाली है, वाइड रेस्ट और बो लेग्स है। दैट मींस ये क्या इंडिकेट कर रहा है? रिकेट्स को इंडिकेट कर रहे होते हैं। अब रिकेट्स की काज ढूंढना होता है। ठीक है, अब अगर आपने कराया लाइक ALP इस पता नहीं क्या लिखा हुआ है, अच्छा 25 हाइड्रोक्सी कैल्सीडायोल। ओके, ये इसका लेवल कम हुआ पड़ा है। ठीक है, आपको पता है कि विटामिन डी कैसे बनता होता है? पहले कोलिकैल्सिफेरॉल होता है, फिर वो कैल्सीडायोल में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब कैल्सीडायोल वगैरह आपको कम देखने को मिल रहा है, तो इसका मोस्ट कॉमन काज क्या हो सकता है? ये विटामिन डी डिपेंडेंट रिकेट्स हो सकती है। वैसे इसको आपने डिफरेंशिएट करना होता है न्यूट्रिशनल रिकेट से। ठीक हो गया, इसको आपने डिफरेंशिएट कर लेना न्यूट्रिशनल वाली से। इन कुशिंग सिंड्रोम एज कम्पेयर टू कुशिंग डिजीज में क्या होता है? कुशिंग डिजीज का मोस्ट कॉमन काज पिट्यूटरी एडिनोमा होता है। डाइजॉस सिंड्रोम के अंदर आपको कैच 22 होता है। कैच 22 में मैं बता ही देता हूँ, सीवियस एब्नॉर्मैलिटीज होती है, एब्नॉर्मल फेसेस होता है, टी से थायमिक हाइपोप्लेजिया है। ठीक हो गया। ओके, सी से आपको क्या देखने को मिलेगा? क्लेफ्ट पैलेट होता है, और एच से हाइपोकैल्सीमिया होता है, तो हाइपोकैल्सीमिया की वजह से न्यूनेटल सीजर देखने को मिलेंगे। ओके, 7 ईयर ओल्ड बॉय जिसको एटेक्सिया है, स्लर्ड स्पीच और रिकरेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, और चीक्स पर टाइनी रेड स्पैटर वेन है, तो ये एटेक्सिया टेलेंजेक्टेसिया होता है। विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से क्या होगा? विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से कैल्शियम और फॉस्फेट दोनों की एक्सक्रीशन होना शुरू हो जाएगी रीनल ट्यूब्यूल से, क्योंकि रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी। क्लिनिकल फीचर ऑफ डाउन सिंड्रोम, तो डाउन सिंड्रोम में हाइपोटोनिया देखने को मिलता है। टर्नर सिंड्रोम में जो कैरियोटाइप होता है 45X0 होता है। ट्राइसोमी 21 डाउन सिंड्रोम में देखने को मिलती है। हाइपोथायराइडिज्म में TSH के लेवल आपको ज्यादा देखने को मिलता होता है। डायबिटिक चाइल्ड जिसको इंसुलिन से ठीक किया, उसको टैकीकार्डिया, अपर एब्डोमिनल पेन और स्वेटिंग हो रही है, तो हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, इंसुलिन ने ग्लूकोज को कम कर दिया है। स्मॉल टेस्टिस, क्रिप्टोकार्डिज्म, गायनिकोमास्टिया, टाल, सिलेंडर बॉडी, लॉन्ग लेग्स, क्लाइनफेलर सिंड्रोम में होती है। टर्नर सिंड्रोम में शॉर्ट स्ट्रक्चर और वेब्ड नेक होती है। कॉन्स्टेंट फीचर ऑफ डाउन सिंड्रोम जो आपको हर केस में देखने को मिलता है, वो मेंटल रिटार्डेशन होती है। बेस्ट टेस्ट इन पेशेंट जिसका शॉर्ट स्ट्रक्चर है, पैलर है, एब्डोमेन डिस्टेंडेड है, पुअर परफॉर्मेंस एट स्कूल। ओके, तो हाइपोथायराइडिज्म को इंडिकेट कर रहा है, तो आपने थायराइड प्रोफाइल कराना है। वेट लॉस हो रहा है डिस्पाइट इंक्रीज एपिटाइट, तो ये हाइपरथायराइडिज्म में होता है। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? ट्राइसोमी 21 होता है। एटेक्सिया, स्लर्ड स्पीच, रिकरेंट रीनल रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, और टाइनी रेड स्पाइडर वेन्स देखने को मिल रही है, तो ये एटेक्सिया टेलेंजेक्टेसिया होता है। डाइजॉस सिंड्रोम में कैच 22 ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, बोन एज हाइट एज के बराबर है, लेकिन क्रोनोलॉजिकल एज से कम है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रोथ डिले होता है। ठीक है, और कौन से रिकेट्स है जिसमें फॉस्फेट के लेवल काफी ज्यादा कम होता है? तो वो एक्सीलेंट हाइपरफॉस्फेटेमिक होती है। डायग्नोसिस ऑफ डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम को डायग्नोस करने के लिए सेकंड ट्राइमेस्टर में ट्रिपल और क्वाड्रपल करते हैं। ट्रिपल टेस्टिंग में आपकी कौन कौन से हार्मोन है? अल्फा फीटोप्रोटीन, बीटा CG और एन कॉन्जुगेटेड एस्ट्रायोल है। और अगर मैं इनहिबिन भी ऐड कर देता हूं, तो ये क्वाड्रपल टेस्ट बन जाता है। इनहिबिन और बीटा CG का लेवल डाउन सिंड्रोम में ज्यादा होता है। इसके बाद है कि हाइपर पिगमेंटेड जेनिटेलिया कंजेनिटल एड्रेनल हाइपरप्लेजिया में देखने को मिलता है। एम्बिगुअस जेनिटेलिया और कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म में TSH के लेवल ज्यादा होता है। अब एम्बिगुअस जेनिटेलिया में भी एसोसिएटेड है इसके साथ। डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन रिकेट्स। ओके, तो रिकेट्स में कोई डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन वैसे जो मेन होती है ना, विटामिन डी के लेवल कराने होते हैं और एक्सरे रिस्ट कराना है। यहाँ पे ALP दिया हुआ, चलो ठीक है, ऑप्शंस पर डिपेंड करता है।
लॉन्ग स्ट्रेचर है, गायनिकोमास्टिया और क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटी क्लाइनफेलर सिंड्रोम में देखने को मिलती है। इन्वेस्टिगेशन फॉर हाइपोथायरॉयडिज्म में टीएफटी कराती है, T3 T4 का लेवल कम होता है और टीएसएच का लेवल ज्यादा होता है। डाउन सिंड्रोम में कैरियोटाइपिंग कराती है कंफर्मेशन के लिए। HbA1c लास्ट 3 मंथ के ग्लूकोज लेवल को मॉनिटर करता होता है, ठीक है, ओके। इसके बाद है कि डिहाइड्रेशन है, एब्डोमिनल पेन है, कन्फ्यूजन है और यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, तो ये DK में देखने को मिलता है। प्यूबर्टी 12 साल की उम्र में तक स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन मदर को प्यूबर्टी 16 साल की उम्र में थी, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रोथ डिले होता है। बोन एज हाइट एज के बराबर है लेकिन क्रोनोलॉजिकल एज से कम है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रोथ डिले होता है। कोर्स फेस आपको हाइपोथायरॉयडिज्म और डाउन सिंड्रोम में देखने को मिलता है। बोन एज हाइट एज के बराबर है लेकिन क्रोनोलॉजिकल एज से कम है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रोथ डिले होता है। कंजेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म का जो मोस्ट कॉमन काज होता है वो हार्मोनोजेनेसिस होता है। बेस्ट टेस्ट फॉर हाइपोथायरॉयडिज्म तो सीरम TSH लेवल होता है, T3 T4 कम होता है, ओके। इसके बाद है चाइल्ड प्रेजेंट विद डिहाइड्रेशन, एब्डोमिनल पेन, कन्फ्यूजन है और यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, तो DK का सिनेरियो होता है। कैल्शियम ट्रायल कम है तो विटामिन D डिपेंडेंट किड्स है। टाइप 1 है, टाइप 2 में तो रिसेप्टर नहीं होते। Catch-22 सीवियस एब्नॉर्मेलिटीज लाइक टोफ होता है, टेट्रालॉजी फॉलेट होता है, एब्नॉर्मल फेसेस है, थाइमिक हाइपोप्लेजिया है, क्लेफ्ट पैलेट है, हाइपोकैल्सीमिया है और 22 क्रोमोसोम की डिलीशन है, तो ये माइक्रो डिलीशन सिंड्रोम होता है, डाइजो सिंड्रोम होता है। ट्राइसोमी 21 है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, ओके। है डाउन में आपको हाइपोथायरॉयडिज्म ऐसे एसोसिएटेड होता तो है डाउन में, ठीक है। सिंगल पाल्मर क्रीज होती है, सीमेन क्रीज बोलते हैं, डूडेनल इल्ट्रेजिया है, इसके अलावा हार्शप्रंग डिजीज भी होता है, अपवर्ड स्लांटिंग पाल्पेबल फिशर है, तो ये डाउन सिंड्रोम होता है। कैरियोटाइप अगर 45X0 है, फीमेल है, शॉर्ट स्ट्रेचर है और वेब्ड नेक है, तो टर्नर सिंड्रोम है। 47XXY है, टाल है, ओके, टाल स्ट्रेचर है और गायनिकोमास्टिया तो क्लाइनफेलर सिंड्रोम हो जाएगा। एटेक्सिया स्लर्ट स्पीच है और टाइनी रेड स्पाइडर वेन्स है चीक्स पर, तो ये एटेक्सिया टेलेंजेक्टेसिया में देखने को मिलता होता है। क्लियर, ओके। अब बारी है हमारा नेक्स्ट चैप्टर है विच इज़ द नेफ्रोलॉजी। तो नेफ्रोलॉजी में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। तो पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस में आपको लाइक पहले दो स्किन की या थ्रोट के इन्फेक्शन की हिस्ट्री मिलेगी। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिन की वजह से होता है। थ्रोट इन्फेक्शन के 2 हफ्तों के बाद और स्किन इन्फेक्शन के 6 हफ्तों के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस होगा। यानी पहले स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिन का इन्फेक्शन होगा थ्रोट का, स्किन का, उसके 2 या 6 हफ्तों के बाद पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस हो जाएगा और ये नेफ्राइटिक सिंड्रोम होता है। नेफ्राइटिक सिंड्रोम में हीमाचूरिया, ओलिगोयूरिया, प्रोटीन यूरिया, एडिमा देखने को मिलता है। हीमाचूरिया हॉलमार्क होता है, इसके अलावा एजोटीमिया होता है, ओलिगोयूरिया, हाइपोटेंशन नोट कर लेना। तो उसमें आपको स्मोकी या कोला कलर्ड यूरिन मिलेगा 1 से लेकर 4 वीक्स आफ्टर द सोर थ्रोट, ओके। और माइक्रोस्कोपी का अगर माइक्रोस्कोपिक हीमाचूरिया 1 से लेकर 2 दिन के बाद हो तो, और अपर रिस्पिरेटरी या GIT इन्फेक्शन के बाद हो तो IG की नेफ्रोपैथी होती है, जिसको बर्जर डिजीज है। यानी बर्जर डिजीज में 1 से लेकर 2 दिन, जबकि आपके पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस में 1 से लेकर 4 वीक्स की हिस्ट्री देखने को मिलती होती है। क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करा लोगे, पहले तो आप बेस लाइन्स करा लोगे, CBC ESR CRP एलिवेटेड होगा, कॉम्प्लीमेंट्स की लेवल कराओगे, C3 C4 कम देखने को मिलेंगे, ओके। आपको एजोटीमिया देखने को मिलेगा। एजोटीमिया का मतलब है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और क्रिएटिनिन का लेवल ज़्यादा है। इसके अलावा थ्रोट इन्फेक्शन को डायग्नोस करने के लिए आप एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन और ASO टाइटर करवाते हैं और स्किन के इन्फेक्शन के लिए आप एंटी DNS भी करवाते होते हैं। इसके बाद यूरिन की एग्जामिनेशन कर लोगे। यूरिन की एग्जामिनेशन के अंदर ओलिगोयूरिया होता है, आपको हीमाचूरिया देखने को मिलता है, स्मोकी या कोला कलर्ड यूरिन होता है। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के अंदर RBC कास्ट होती है, जिसको डिस्मॉर्फिक RBCs भी कहते होते हैं। रीनल अल्ट्रासाउंड करा लोगे और फाइनली जो कंफर्मेशन के लिए होती है वो रीनल बायोप्सी होती है। अब रीनल बायोप्सी में क्या किया, लाइट माइक्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और इम्यूनोफ्लोरेसेंस है। अब लाइट माइक्रोस्कोपी के अंदर आपको डिफ्यूज एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है, न्यूट्रोफिल्स देखने को मिलते हैं और कॉम्प्लीमेंट्स लाइक C3 और IgG की डेपोजिशन देखने को मिलती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन्स, डंस, सब एपिथेलियल हम्प्स मिलेंगे और इम्यूनोफ्लोरेसेंस के अंदर आपको IgG और C3 की डेपोजिशन देखने को मिलती है। ग्रैन्युलर पैटर्न होता है। ट्रीटमेंट के अंदर जब भी आपने पीरियड्स में कोई ट्रीटमेंट लिखना होता है ना, तो आपने इसको 2 में डिवाइड करना है, सपोर्टिव एंड स्पेसिफिक। सपोर्टिव में आप बेड रेस्ट, इन्फेक्शन को कंट्रोल करोगे, ओके, साल्ट की, प्रोटीन की रिस्ट्रिक्शन करोगे। स्पेसिफिक के अंदर क्या होता है, स्पेसिफिक में आप इसका मेन ट्रीटमेंट ना वैसे सपोर्टिव ही होता है, मेन वैसे बेड रेस्ट, इन्फेक्शन को कंट्रोल करना। डायूरेटिक्स दे सकते हो, ओके। एंटी हाइपरटेंसिव दे सकते हो इन केस ऑफ प्रोटीन यूरिया या हाइपरटेंशन है, लाइक ACE इनहिबिटर है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। और वॉल्यूम स्टेटस को कंट्रोल करोगे, लाइक आपको डायलिसिस भी करना पड़ सकता होता है। व्हाट आर द डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस या फिर नेफ्राइटिक सिंड्रोम के। तो एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस है, IG है नेफ्रोपैथी है, IG है वास्कुलाइटिस जिसको हिनोट शॉलिन परपरा कहते हैं, और मेम्ब्रेनो प्रोलिफेरेटिव ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। सारी नेफ्राइटिक सिंड्रोम की डिफरेंशियल्स होती है। एविडेंस ऑफ पास्ट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, कैसे पता लगेगा कि पहले किसी को स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन था, तो आप कल्चर सेंसिटिविटी करा लोगे, थ्रोट स्वैप की, ESO टाइटर करा लोगे जो कि 200 से ज्यादा का होगा, और स्ट्रेप्टोजाइम टेस्ट करा लोगे जो जिसमें एंटी DNS भी और एंटी EHD टेस्ट आ जाते हैं। क्लियर, ऑलमोस्ट ये आपका हो जाएगा।
सही है। अब क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस की? नेफ्राइटिक सिंड्रोम की वजह से एक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है, एक्यूट लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर हो सकता है वॉल्यूम रिटेंशन की वजह से, या हाइपरटेंशन से हाइपरटेंसिव एन्सेफेलोपैथी भी हो सकती है। इसके बाद है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में मैसिव या हैवी प्रोटीन यूरिया होता है, 3.5 से ज़्यादा देखने को मिलता होता है। एल्ब्यूमिन के लेवल कम होगा, एल्ब्यूमिन के लेवल कम होने की वजह से प्लूरल फियन साइटीज हो जाएगा और इन्फेक्शन की ससेप्टिबिलिटी बढ़ जाती होती है। जनरलाइज एडीमा देखने को मिलता है, खासतौर पर फेस का पेरी और बैटल स्वेलिंग देखने को मिलती है। हाइपरलिपिडीमिया और लिपिड्यूरिया देखने को मिलता होता है। मोस्ट कॉमन जो बच्चों में होता है वो मिनिमल चेंज डिजीज होता है। ठीक है, अब नेफ्रोटिक सिंड्रोम की क्या कॉम्प्लिकेशन होती है? अब चूंकि यूरिन में जो ग्लोबुलिन्स का भी लॉस्ट हो रहा है तो उसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाएगा, लाइक सेलुलाइटिस है, निमोनिया है, यूटीआई है, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो जाएगा क्योंकि एंटीथ्रोम्बिन 3 लॉस हो रही है यूरिन के अंदर। ठीक है, अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन से रिलैप्स आपको देखने को मिल सकता है, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया और हाइपोवोलीमिया वगैरह हो सकता है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम अडल्ट में मेम्ब्रेनस होता है और बच्चों में मिनिमल चेंज डिजीज होता है। अब क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कराते हो? सबसे पहले आप यूरिन एग्जामिनेशन करा लोगे। यूरिन एग्जामिनेशन के अंदर 24 आवर यूरिनरी प्रोटीन एस्टिमेशन कर लोगे जिसमें आपको प्रोटीन यूरिया देखने को मिलेगा, 3.5 से आपको ज़्यादा देखने को मिलता होता है। माइक्रोस्कोपी करा लोगे, माइक्रोस्कोपी में फैटी कास्ट या आरबीसी कास्ट होती है। ओके, बाकी सीरम एल्ब्यूमिन लेवल करा लोगे ब्लड के अंदर, वो कम हो जाएगा, सीरम कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। रीनल बायोप्सी करा लोगे, इसमें वही आपने 3 में डिवाइड करना है, इम्यूनो लाइट माइक्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, इम्यूनोफ्लोरेसेंस है। बस इसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में जो पोडोसाइट के फूड प्रोसेस है उनकी फेसमेंट देखने को मिलती होती है। सही हो गया। अब यहाँ पे 3 डेफिनेशन है, रिमिशन, स्टेरॉइड डिपेंडेंस और फ्रीक्वेंट रिलैप्स। रिमिशन जो कि बिल्कुल ठीक ठाक हो जाता है। तो एक बात रट्टा मार लेना, अगर आपने यूरिन डिपस्टिक प्रोटीन यूरिन डिपस्टिक टेस्ट किया, उसमें प्रोटीन यूरिया 0 तक चला गया है, 0 तक चला गया 3 कंसेक्टिव डेज तक, और एडिमा भी ठीक हो गया और सीरम एल्ब्यूमिन भी नॉर्मल हो गया, यानी यूरिन में प्रोटीन नहीं आ रही, एडिमा भी ठीक हो गया और एल्ब्यूमिन भी ठीक हो गया, ठीक हो गया, तो उसको बोलते होते हैं हम रेमिशन। ओके, स्टेरॉइड डिपेंडेंस क्या कहते होते हैं? स्टेरॉइड डिपेंडेंस का मतलब है कि वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो कि स्टेरॉइड कम करने की वजह से या फिर स्टेरॉइड को छोड़ने की वजह से 2 वीक्स के अंदर प्रेजेंट कर जाता होता है। ओके, तो स्टेरॉइड डिपेंडेंस में क्या है? रिलैप्स ऑन टेपरिंग डोज और विद इन 2 वीक्स ऑन स्टॉपिंग स्टेरॉइड है। और फ्रीक्वेंट रिलैप्स के अंदर क्या होता है? रिलैप्स फॉर मोर देन और इक्वल टू 4 टाइम्स इन 12 मंथ्स। ओके, वापस आ जाता है, या 6 महीनों में 2 दफा आ जाता होता है। अब नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम की वजह से साइटीज होती है, और साइटीज वाले पेशेंट पे अगर किसी को फीवर, एब्डोमिनल पेन, कंफ्यूजन देखने को मिल रही है तो एसपीपी की तरफ जाना होता है। अब इन्वेस्टिगेशन तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाली है कुछ, लाइक आपने 24 आवर यूरिनरी प्रोटीन आपने करा लिया, इसके अलावा आपने कोई फैटी कास्ट वगैरह देख लिया, ठीक हो गया। अब एसपीपी के लिए क्या होती है? आपने ना सीबीसी कराया, उसमें ल्यूकोसाइटोसिस होगा, डायग्नोस्टिक पैरासिंथेसिस कराया, उसमें क्लाउडी फ्लूइड होता है, न्यूट्रोफिल काउंट करा लोगे जो कि 250 से ज़्यादा की होती है, और कल्चर कराओगे। कल्चर में आपको ई कुलाई मिलेगा अडल्ट के अंदर, और बच्चों में आपको स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ही देखने को मिलेगा। अब ट्रीटमेंट क्या होता है? नेफ्रोटिक सिंड्रोम का 2 ही ट्रीटमेंट है, मेडिकल और सर्जिकल। अब मेडिकल के अंदर आपने प्रेडिनिसोलोन, साइक्लोफॉस्फामाइड है, और अगर प्रोटीन यूरिया एडिमा है तो आपने एस इनहिबिटर एआरबी इस्तेमाल करने हैं, और अगर कॉम्प्लिकेशन है तो आपने एंटीकोगुलेंट इस्तेमाल करना है अगर कोई थ्रोम्बोएम्बोलिज्म है, स्टैटिन्स अगर हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया है, विटामिन डी या प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक दे सकते हैं। सर्जिकल थेरेपी के अंदर नेफ्रेक्टमी और रीनल ट्रांसप्लांटेशन है। नेक्स्ट है एसबीपी। एसबीपी को ठीक करने के लिए 3rd जनरेशन सेफलोस्पोरिन है, लाइक सीफोटैक्सिम, सल्फट्राक्सोन या पिपार्सिलिन या टेजोबैक्टम है। साथ में एल्ब्यूमिन भी देती है क्योंकि एल्ब्यूमिन का लॉस आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर? ऑलमोस्ट हमारा पॉइंट खत्म हो जाएगा, ये डिस्कस हो गया है। नेक्स्ट हम आगे चलते होते हैं। ओके, अच्छा, रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन क्या कराओगे किडनी के डिजीज के अंदर? तो सबसे पहले एक्सरे कराते हो, एक्सरे की मॉडिफिकेशन है आईवीयू, फिर अल्ट्रासाउंड करा लोगे, सीटी स्कैन केयूबी और एमआरआई करा लोगे। इसके बाद यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, इसमें आपको फीवर देखने को मिलता है, वॉमिटिंग और एब्डोमिनल पेन देखने को मिलता है, और इस पेन की वजह से क्या होगा? बच्चा रो रहा होगा ऑन मिक्चुरेशन, दिस इज कॉल्ड डिसयूरिया। इसके अलावा आपको और क्या मिल सकता है? अर्जेंसी वगैरह मिल सकती होती है, तो ये यूटीआई होता है। क्लियर? सही है। फीवर, डिसयूरिया आपको देखने को मिलता होता है। अच्छा, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर क्या होते हैं यूटीआई के? फीमेल में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है क्योंकि शॉर्ट यूरिथ्रा होता है, पुअर हाइजीन की वजह से, वेजिको यूरिट्रिक रिफ्लेक्स की वजह से, हाइड्रोनेफ्रोसिस की वजह से, पोस्टीरियर यूरिथ्रल वाल्व की वजह से, या स्टोन की वजह से देखने को मिलता है। सबसे पहले आप हिस्ट्री लोगे, हिस्ट्री में आपको सुप्राप्यूबिक या लोअर एब्डोमिनल पेन या फ्लैंक में पेन मिलेगा, डिसयूरिया, डुक्चूरिया, फ्रीक्वेंसी की हिस्ट्री होती है। लैब इन्वेस्टिगेशन में वही पहले सीबीसी, ईएसआर, सीआरपी करा लोगे। यूरिन के लिए आप मिड स्ट्रीम सैंपल यूरिन लोगे, यूरिन डिपस्टिक टेस्ट कराओगे, इसमें नाइट्राइट्स, प्रोटीन, ग्लूकोज, ल्यूकोसाइट्स, ब्लड को देखोगे, यूरिन के कल्चर करा लोगे, और लास्ट में अल्ट्रासाउंड करा लोगे। तो यू वाले टेस्ट आ रहे हैं। ओके, सैंपल ही है यूरिन का, डिपस्टिक टेस्ट कराया, कल्चर कराया, और अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ यूटीआई तो ओवरऑल इक्वलाई होता है, और स्ट्रक्चरल डिफेक्ट वाली पेशेंट में आपको सूडोमोनास देखने को मिलता है। बाकी इसका मिमोनिक होता है कीप्स। ओके, के से क्लेप्सिला, ई से एंटीरोबैक्टर होता है, एक और ई से इक्वलाई है, पी से प्रोटीयस और पी से सूडोमोनास और एस से
से स्टाफिलोकोकस सैप्रोफाइटिकस। अब कैसे आपने कल्चर करना है यूरिन का, तो यूरिन को कैसे कलेक्ट करोगे? नंबर 1, आप मिड स्ट्रीम सैंपल को कलेक्ट कर लोगे, लेकिन वो क्लीन होना चाहिए। नंबर 2, स्टीराइल कलेक्शन बैग इस्तेमाल कर लोगे। नंबर 3, फोलीस डाल के। नंबर 4, सुप्राप्यूबिक सिस्टोस्टमी करके। अब यूटीआई के क्या क्या डिफरेंशियल्स होते हैं? यूटीआई में सिस्टाइटिस और पाइलोनेफ्राइटिस होता है, आपने इन दोनों को डिफरेंशियल्स में रखना होता है। ठीक हो गया। सिस्टाइटिस में आपको सुप्राप्यूबिक पेन मिलता है और पाइलोनेफ्राइटिस में फ्लैंक में पेन देखने को मिलता होता है। मैनेजमेंट क्या होती है? मैनेजमेंट में लाइक कहते हैं कि अगर सिस्टाइटिस है तो आपने क्या करना होता है? सिस्टाइटिस के लिए आपने लाइक यहाँ पर सिप्रोफ्लोक्सासिन अमोक्सिलिन वगैरह इस्तेमाल करनी होती है। ठीक है। इसके अलावा सिफ्लेक्सिन है आपकी लाइक, और इसके अलावा अमोक्सिलिन है, नाइट्रोफेरेंटोइन है, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते होती है। क्लियर। ये एंटीबायोटिक्स को अपने रट्टा मार लेना है। अब प्रोफाइलेटिक एंटीबायोटिक कब इस्तेमाल करते हैं? अगर 2 साल से नीचे है और उसको रिकरेंट यूटीआई हो रहा है या सीवियर वेजिको यूरिट्रिक रिफ्लैक्स है, उस केस में करते होते हैं। नेक्स्ट है विम्स ट्यूमर। विम्स ट्यूमर 5 साल से नीचे वाले बच्चों में देखने को मिलता है। एब्डोमिनल मैस करवाता है। इसका जो ट्रायड होता है हिमाचुरिया, एब्डोमिनल पेन और फीवर होता है। सिनोनिम के अंदर नेफ्रोब्लास्टोमा आ जाएगा। क्लियर। और ये वो ट्यूमर होता है, वैसे ये यूजुअली मिड लाइन को क्रॉस नहीं करता होता। अगर ये मिड लाइन को क्रॉस करता तो आपने न्यूरोब्लास्टोमा का सोचना होता है। अब डिफरेंशियल्स के अंदर आपका न्यूरोब्लास्टोमा, यूनिलैटरल रीनल एजेनेसिस और फियोक्रोमोसाइटोमा आ जाएगा। यानी जो विम्स ट्यूमर है ना, उसको फियोक्रोमोसाइटोमा ऑफ चाइल्ड भी बोलते होते हैं, वैसे वो न्यूरोब्लास्टोमा को भी कहते हैं। अच्छा, मैनेजमेंट ऑफ विम्स ट्यूमर। विम्स ट्यूमर की जो मैनेजमेंट है, पहले हम इन्वेस्टिगेशन वगैरह पढ़ लेते हैं। तो बेस्ट इनिशियल टेस्ट क्या होगा? अल्ट्रासाउंड विद पावर डॉपलर, एक्सरे करा लोगे जिसमें एक्शियल पेरिफेरल कैल्सिफिकेशन होती है, एंड देन इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइसेस कॉन्ट्रास्ट एनहांस सीटी स्कैन। इसके अलावा आप आईवीयू करा सकते हो, एमआरआई करा सकते हो। मैनेजमेंट के अंदर आपने ट्रांस पेरिटोनियल रेडिकल नेफ्रेक्टमी करनी होती है। 5वें दिन से कीमो, 10वें दिन से रेडियो, और लंग्स के लिए आपने लंग्स की भी आपने कीमो करनी होती है फॉर मेटास्टेसिस है। मोस्ट कॉमन रीनल ट्यूमर ओवरऑल बात करें तो वो कंजेनाइटल मीजोब्लास्टिक नेफ्रोमा होता है, लेकिन अगर इन्फेंसी के अंदर बात करें तो वो न्यूरोब्लास्टोमा, और बच्चों के अंदर क्या होता है? विम्स ट्यूमर, वरना अदरवाइज कंजेनाइटल मीजोब्लास्टिक नेफ्रोमा होता है। अब हम एमसीक्यूज पॉइंट पे आ जाते हैं। जनरलाइज एडीमा और ओलिगोयूरिया आपको देखने को मिल रहा है, तो कौन सा टेस्ट करवा लोगे? ओके, तो कौन सा टेस्ट कराओगे? रीनल स्कैन। रीनल स्कैन 2 तरह का होता है, डीटीपी है जिसमें आप जीएफआर देखते हैं, और डीएमसी है जिसमें स्ट्रक्चरल डिजीज को देख लेते हैं। ओके, इसके बाद है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमनली कॉजेज यूटीआई, खासतौर पर बच्चों में तो वो इकोलाई आपको देखने को मिलता होता है। नेक्स्ट आगे चलते होती है, ज्वाइंट पेन है, फीवर है, बटरफ्लाई रैश है। ओके, तो ये बटरफ्लाई रैश आपको एसएलई में देखने को मिलता है। ल्यूपस नेफ्राइटिस हो गया। मोस्ट डेंजरस कॉम्प्लिकेशन ऑफ एचएसपी इस ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस होती है। क्लियर। इसके बाद है कि किसी को एक्यूट रीनल फ्लूइड है तो कितना फ्लूइड देना है? तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। 400 ml आपने देना होता है, साथ में अपने यूरिन आउटपुट को देखना होता है, और जितना स्टूल में, वॉमिट में या सक्शन में लॉस हो रहा है। नेक्स्ट है 5 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन जो कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम है और स्टीरॉयड थेरेपी से ठीक हो जाता है, तो वो होता है आपका मिनिमल टेन डिजीज, प्रेडिनिसोलोन और साइक्लोफॉस्फामाइड से ठीक हो जाता है। नेक्स्ट है कोला कलर्ड यूरिन। कोला कलर्ड यूरिन पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस में होता है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ रीनल फेलियर, तो आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलती होती है। ओके, हाई नाइन गैप होती है, हाइपरक्लीमिया भी देखने को मिलता है। कंजेनाइटल अनोमली जिसमें वीक यूरिनरी स्ट्रीम आपको देखने को मिलती है। हाइपोस्पीडिया ये वैसे चेक करना पड़ेगा, इसमें वैसे खराबी है एमसीक्यू में, लेकिन हाइपोस्पीडिया के साथ अगर कोडी भी एसोसिएटेड हो, हुडिड फोर्स स्किल भी हो, तो उस केस में आपको देखने को मिल सकती है। हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम में देखने को मिलता होता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में ट्रांसयूडेटिव एडीमा नहीं होता, वैसे एडीमा ट्रांसयूडेटिव होता है, लेकिन जो साइटीज होती है वो एक्सुडेटिव साइटीज होती है। ट्रीटमेंट ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम लीडिंग टू पैरोटिनाइटिस यानी एसबीपी है, तो अपने ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इस्तेमाल करनी है, लाइक पिपारसिलिन, डेजोबैक्टम है, या सिफोटैक्सिम, सेफ्ट्राइजोन है, और साथ में एल्ब्यूमिन देना होता है। ओके, चाइल्ड ऑफ रीनल डिजीज है जिसका 50% रीनल फंक्शन है, तो आप उसको इंपेयर्ड रीनल फंक्शन कहते होते हैं। C3 लेवल आईजी नेफ्रोपैथी में नॉर्मल होते हैं, एसएलई में और पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस में कम हो जाती है। ग्रोस हिमाचुरिया है, डाउन सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम से एसोसिएटेड होता है और मिड लाइन को क्रॉस नहीं कर रहा, तो ये विम्स ट्यूमर होता है। अगर ये कर रहा होता तो हम न्यूरोब्लास्टोमा लिख देते। पाल्पेबल पर्परा आर्थराइटिस एब्डोमिनल पेन एचएसपी में देखने को मिलता होता है। पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस का ट्रीटमेंट क्या सपोर्टिव है, बेड रेस्ट होता है। ओके, प्रोटीन की और फ्लूइड की रिस्ट्रिक्शन आपने करनी होती है। कॉजेटिव एजेंट ऑफ पैरोटिनाइटिस इन चिल्ड्रन, तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ही होता है। पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शन की वजह से क्या हो सकता है? पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस है। नॉन सुपरेटिव कॉम्प्लिकेशन ऑफ पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, तो यही है एक्यूट ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस का फ्लेयर हो जाएगा, रिलैप्स हो जाएगा। इनवॉलंटरी रिलीज ऑफ यूरिन ड्यूरिंग स्लीप, तो नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस होता है, इसको आपने 6 साल की उम्र पे कंसीडर करना होता है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एसबीपी इन चिल्ड्रन, तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ही है। अडल्ट में इकोलाई होता है। ओके, ट्रीटमेंट के अंदर आपने आईवी सिफोटैक्सिम और एल्ब्यूमिन देना होता है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम इन चिल्ड्रन, तो मिनिमल चेन डिजीज होता है। क्लियर। इसमें लाइट माइक्रोस्कोपी में कोई फाइंडिंग नहीं आती और ट्रीटमेंट में प्रेडिनिसोलोन और साइक्लोफॉस्फामाइड है। ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस का थ्रोट का इन्फेक्शन है, उसके 2 हफ्तों के बाद, या स्किन के इन्फेक्शन लाइक इम्पैटिगो के 6 हफ्तों के बाद। स्मोकी या कोला कलर्ड यूरिन आ रहा है तो पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस होता है। ट्रीटमेंट सपोर्टिव होता है। एब्डोमिनल मैस है, बच्चों में मिड लाइन को क्रॉस नहीं कर रहा, एब्डोमिनल पेन, मैस, हिमाचुरिया, फीवर करवा रहा है, तो ये विम्स ट्यूमर होता है और इसका ट्रीटमेंट है
ट्रांसपेरिटोनियल नेफ्रेक्टमी, कीमो 5वें दिन से और रेडियो आपने 10वें दिन से स्टार्ट करनी होती है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ यूटीआई इन चिल्ड्रन तो वो ई कोलाई होता है। ट्रीटमेंट के अंदर आपने एंटीबायोटिक देनी होती है, लाइक आप सेफ्ट्रैक्सोन, सिफ्लेक्सिन, एमॉक्सिलिन दे सकते होते हैं, ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथोक्साजोल भी दे सकते हैं। ओके अब बारी है चैप्टर नंबर 3 की। चैप्टर नंबर 3 है रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसको आप बोल, इस पे सबसे पहला टॉपिक है क्रूप। क्रूप वर्सेस लैरिंजोट्रैकियोब्रोंकाइटिस। वैसे क्रूप को ही लैरिंजोट्रैकियोब्रोंकाइटिस कहते हैं। क्रूप को अपने एक्यूट एपिग्लोटाइटिस से डिफरेंशिएट करना होता है, सही है, तो भी हम क्रूप वगैरह पढ़ लेते हैं। क्रूप को एक्यूट लैरिंजोट्रैकियोब्रोंकाइटिस कहते होते हैं। 6 महीनों से लेकर 3 साल की उम्र में प्रेजेंट करता होता है और इसमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होगा, यानी स्टार्ट ऐसे होगा, फीवर, सोर थ्रोट होगा, फिर उसके बाद बार्किंग कफ होगी, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस होती है, हाई पिच इंस्पायरेटरी स्टार्टर होता है। बार्किंग कफ इंपॉर्टेंट और इंस्पायरेटरी स्टार्टर इंपॉर्टेंट होता है, क्लियर, सही हो गया। और इसमें आपको इंटरकोस्टल या सबकोस्टल रिसेशन भी देखने को मिलती है। जबकि एक्यूट एपिग्लोटाइटिस में हाई ग्रेड फीवर होता है, राइगर्स, चिल्स देखने को मिलती है, ठीक हो गया। एक्यूट एपिग्लोटाइटिस उसकी वजह से होता है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई की वजह से। उसमें आपको क्या देखने को मिलता है, उसमें आपको मफल्ड वॉइस देखने को मिलती है, ड्रोलिंग और सलाइवा देखने को मिलता है, टॉक्सिक लुक होती है। लेकिन क्रूप में ये चीजें नहीं होती। क्रूप में क्या था, बार्किंग कफ है, इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर है, इंटरकोस्टल या सबकोस्टल रिसेशन होती है, स्ट्राइडर होता है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ क्रूप पैराइन्फ्लुएंजा वायरस 1 to 3 की वजह से होता है। 6 महीनों से लेकर 3 साल की उम्र में प्रेजेंट करता होता है। इसी टाइम फ्रेम में एक और डिजीज भी आता है, वो है ब्रोंकियोलाइटिस, ठीक हो गया। अब इसके लिए जो आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है वो एक्सरे सॉफ्ट टिश्यू नेक करा लोगे, एपी व्यू जिसमें आपको स्टीपल साइन देखने को मिलेगा, सबग्लोटिक नर्विंग की वजह से होता है। जबकि एक्यूट एपिग्लोटाइटिस में आपको थंब साइन देखने को मिलता होता है। अब क्रूप को एक्यूट लैरिंजोट्रैकियोब्रोंकाइटिस भी कहते हैं। इसके डिफरेंशियल के अंदर आपने एक्यूट एपिग्लोटाइटिस को रखना होता है, जो कि इन्फ्लुएंजा की वजह से होता है। ओके, बैक्टीरियल ट्रैकाइटिस है जो कि स्टाफ ऑरियस की वजह से होता है, या फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन है, उसमें भी आपको स्ट्राइडर डिस्निया देखने को मिलता है, और पोरीटॉन्सिलर एब्सेस क्विंसी भी आपने रखना होता है। मेन ये क्लिनिकल डायग्नोस होता है। बाकी आप एक्सरे सॉफ्ट टिश्यू नेक करा लोगे, एपी व्यू, तो आपको क्या मिलेगा, स्टीपल साइन देखने को मिलेगा। सीबीसी, ईएसआर, सीआरपी इन्फेक्शन को रूल आउट करने के लिए कराते हैं। एबीजीज करा लोगे, ऑक्सीजन की सैचुरेशन या पल्स ऑक्सीमेट्री करा लोगे। ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है, ट्रीटमेंट के अंदर आपने मिस्ट की थेरेपी देनी है, लाइक वेपराइजर से हॉट स्टीम या निबुलाइजर से कोल्ड होती है, स्टीम होती है, और ऑक्सीजन की थेरेपी दे दोगे। मेन जो ट्रीटमेंट होता है ना, आपने क्या देना होता है, आपने डेक्सामेथासोन के इंजेक्शन देने होते हैं, सिंगल डोज आईएम देना होता है। इसके अलावा निबुलाइज्ड रेस्मिक एपिनेफ्रिन देनी होती है और इंट्यूबेशन करनी है अगर कोई रेस्पिरेटरी फेलियर हो रहा है। इसके बाद ब्रोंकियोलाइटिस है। ब्रोंकियोलाइटिस की जो एज हो, ये भी 6 महीनों तक जाके प्रेजेंट करता होता है। 2 साल से नीचे आपको यूजुअली देखने को मिलता होता है, क्लियर। तो इसमें पहले अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्वॉल्वमेंट होती है, फिर आपको लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन देखने को मिलता है, लो ग्रेड फीवर होता है, वीजिंग, क्रैकल्स और हाइपर रेजिडेंट परकशन नोड आपको देखने को मिलता होता है, क्लियर। बायलैटरल इन्वॉल्वमेंट होती है। व्हाट आर द रिस्क फैक्टर ऑफ ब्रोंकियोलाइटिस? प्री मैच्योरिटी की वजह से हो सकती है, इम्यूनोडेफिशिएंसी की वजह से हो सकती है, आपने रट्टा मारना सीआई पॉलिसी, सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी, सी से सिस्टिक फाइब्रोसिस और कंजेनिटल एनोमली है, आई से इम्यूनोडेफिशिएंसी और पी से प्री मैच्योरिटी है। अब इसके डिफरेंशियल्स के अंदर ब्रोंकियोलाइटिस को आपने निमोनिया से और अस्थमा से डिफरेंशिएट करना होता है। क्या क्या इन्वेस्टिगेशन होती है, क्लियर। तो इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, आपने क्लिनिकल डायग्नोस बनाना होता है। बाकी सीबीसी करा लोगे, ल्यूकोसाइटोसिस होगा, एक्सरे चेस्ट करा लोगे, वायरल कल्चर और वायरल सीरोलॉजी करा लोगे। क्यों कर रहे हैं वायरल कल्चर सीरोलॉजी? क्योंकि रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस की वजह से होता है, ठीक है। अब इसकी मैनेजमेंट क्या होती है? पहले तो हॉस्पिटल एडमिशन करना अगर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, कंजर्वेटिव के अंदर हाइड्रेशन, पैरासीटामोल, इबुप्रोफेन देना है, ओके। और जो मेन ट्रीटमेंट है वो ऑक्सीजन थेरेपी है, कोल्ड, ह्यूमिडिफाइड है और एनजी फीडिंग देनी होती है, क्लियर, ब्रोंकियोलाइटिस के लिए। बाकी इसका ट्रीटमेंट भी आपको क्या होता है, मेन ट्रीटमेंट इसका सपोर्टिव होता है। मेन आपने क्या करना है, ऑक्सीजन की थेरेपी देनी है, कोल्ड और ह्यूमिडिफाइड है और एनजी फीडिंग देनी होती है, क्लियर। आपने ओरल नेजल सिक्रेशन को सक करना होता है, पोजीशन बनाना 30 to 40 डिग्री का, आपने आईवी फ्लूइड्स देनी है, नॉर्मल सलाइन या एपिनेफ्रिन का निबुलाइजेशन देना होता है और इलेक्ट्रोलाइट एसिड बेस बैलेंस को ठीक करना होता है। यानी सारा वो क्या आपका सारा सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, कोई भी स्पेसिफिक नहीं है। अगर कोई सीवियर केस है तो आपने निमोनिक रट्टा मारना है हार, ओके। एच से हिलियोक्स देना है, बाय टाइट फिटिंग मास्क लाइक सी पैप से दे सकते हो, ए से आपका एंटीबायोटिक और आर से रिबाविरिन, ये सीवियर केस में देते होते हैं। अब इसका जो इटियोलॉजिकल एजेंट होता है वो रेस्पिरेटरी सिंसेशन वायरस है, इसके अलावा पैराइन्फ्लुएंजा वायरस है, एडिनो वायरस है, यानी रेस्पिरेटरी सिंसेशन वायरस तो आपने रट्टा मार लिया। इसके बाद याद रखना है PAR, पार, पैराइन्फ्लुएंजा वायरस, एडिनो वायरस और राइनो वायरस होता है, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे आ जाते हैं, आपका ये भी हो जाएगा, ओके। निमोनिया के अंदर क्या हिस्ट्री मिलती है? निमोनिया में हाई ग्रेड फीवर होता है विद राइगर्स एंड चिल्स है, ओके। शॉर्ट ड्राई पेनफुल कफ, यानी निमोनिया में यूजुअली म्यूकोप्लूरेंट कफ होती है, क्लियर। प्लूराइटिक चेस्ट पेन होता है, डेल परकशन नोट होता है, क्रैकल्स आपको देखने को मिलते हैं, लुबार निमोनिया की निशानी होती है, ओके। अब जो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ निमोनिया न्यूनेट्स में ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस होता है, ठीक है। और बच्चों में बात करें वायरल कॉजेस में रेस्पिरेटरी सिंसिशियल है, बैक्टीरिया में वंस अगेन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया आ जाएगा एज कंपेयर टू एच इन्फ्लुएंजा। लेकिन न्यूनेट्स में ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस होता है जिसको स्ट्रेप्टोकोकस एगलैक्टाई कहते हैं।
कहते हैं। याद करना कि जो ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस होता है न्यू नेट्स में मेनिंजाइटिस भी, सेप्सिस भी और इसके अलावा और क्या करवा सकता है, निमोनिया भी करवा सकता होता है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ न्यूमैटोसील तो स्टाफ ऑरियस की वजह से देखने को मिलती है। अब इन्वेस्टिगेशन क्या क्या होती है, चेस्ट एक्सरे करा लोगे, चेस्ट एक्सरे में बेस्ट इनिशियल टेस्ट होता है चेस्ट एक्सरे जिसमें आपको लोबार कंसोलिडेशन देखने को मिल सकती होती है। बाकी बेस लाइन्स करा लोगे, सीबीसी, ईएसआर, सीआरपी है, इसके अलावा आप एबीजीज करा लोगे, ब्लड कल्चर करा लोगे, इसके बाद स्पुटम की एग्जामिनेशन करोगे, ग्राम स्टेरिंग या कल्चर करा लोगे, पीसीआर करा लोगे, ओरोफेरेंजियल स्वैब का यूरिन की टेस्टिंग करा लोगे। ट्रीटमेंट के अंदर क्या है, ट्रीटमेंट को दो में डिवाइड करना है, सपोर्टिव एंड स्पेसिफिक। सपोर्टिव में बेड रेस्ट है, गुड डाइट है, ऑक्सीजन थेरेपी है, आईवी फ्लूइड्स है। एंटीबायोटिक में आपने क्या देनी होती है, लिवोफ्लॉक्सासिन है, या फिर आप एजिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं, मॉक्सिलिन दे सकते होते हैं। प्लूराइटिक पेन है तो पैरासिटामोल दे सकते हैं, और फिजियोथेरापी है। और जो वैक्सीनेशन देनी है प्रिवेंट करने के लिए तो निमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की वैक्सीनेशन होती है। क्लियर, ऑलमोस्ट हमारा निमोनिया वाला टॉपिक हो जाएगा। अब निमोनिया को आपने डिफरेंशिएट करना प्लूरल फीयन से। कैसे डिफरेंशिएट करते होती है, निमोनिया के अंदर आपको ड्राई या प्रोटेक्टिव कफ देखने को मिलती है और फटीग होती है क्लिनिकल फाइंडिंग में, जबकि प्लूरल फीयन के केस में आपको रिस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी मिलेगा। नंबर 2, निमोनिया के केस में आपको कंसोलिडेशन मिलती है, जबकि आपको प्लूरल फीयन के केस में आपको क्या मिलेगा, मीडियास्टिनल शिफ्ट आपको देखने को मिलता होता है। प्लूरल फीयन और निमोथोरैक्स ऑपोजिट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं और लंग पैरेन्काइमा का ऑब्स्क्यूरेशन देखने को मिलता है। इसके बाद एक्यूट सीवियर अस्थमा या स्टेटस एस्थमाटिकस है। अस्थमा में ट्राइड होता है कफ का, वीजिंग का और डिस्निया का। ठीक है, तो इसमें जो वीजिंग होती है बायलैटरल होती है, रिकरेंट होती है, एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन दोनों पे देखने को मिलती है। नंबर 2 डिस्निया जो कि सीवियर होता है, रात के वक्त काफी ज्यादा देखने को मिलता होता है, और जो कफ होती है वो ड्राई होती है, और इसमें 3C होती है, करियोला बॉडी, कर्शमन स्पाइरल और चारकोल लीडर क्रिस्टल है। चेस्ट की टाइटनस होती है, फिजिकल एग्जामिनेशन करोगे तो पल्सस पैराडॉक्सस होगा, टेकिपनिया होगा, हाइपर रेजिडेंट परकशन नॉट होगा, प्रोलॉन्ग एक्सपायरेशन देखने को मिलती होती है। क्लियर, तो ये एक्यूट सीवियर अस्थमा कब लेबल करते हो, जब कोई अगर कोई डायग्नोस केस है अस्थमा का, उसमें सिम्टम एग्जैजुरेट कर गया, डिस्नी एग्जैजुरेट कर गया, ठीक नहीं हो रहा, तो स्टेटस अस्थमेटिकस पे जाना होता है। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन क्या होती है, मेनली क्लिनिकल डायग्नोस होता है, लेकिन आप इमरजेंसी के अंदर आप क्या करवा सकते हो, चेस्ट एक्सरे करा सकते हो, एबीजीज करा सकते हो, और पल्मोनरी पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट को आप देख सकते हो। ट्रीटमेंट के अंदर आपने ऑक्सीजन देनी होती है कि आपने ऑक्सीजन की सैचुरेशन को मेंटेन करना, 92 से ऊपर रखना होता है। हाई डोज साबा देना होता है, नेबुलाइजर की फॉर्म में देना होता है, लाइक आपने साल्ब्यूटामोल, एल्ब्यूटिरोल या टर्ब्यूटालिन है, ठीक है, और साथ में इप्राट्रोपियम ऐड करनी होती है। सिस्टमिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ओरल पेलिड्रिनिसोलोन दे दोगे, आईवी माइनोफाइलिन दे दोगे, पोटेशियम की सप्लीमेंट को दोगे क्योंकि बीटा 2 एगोनिस्ट यूज करने की वजह से हाइपोकलीमिया हो जाता है। आईवी मैग्नीशियम दे दोगे ब्रोंकोडायलेटर के तौर पर। अगर कोई इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक दे दोगे, और अगर रेस्पिरेटरी फेल्योर हो रहा है तो आपने एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन या मैकेनिकल वेंटिलेशन करनी है। सही हो गया, तो ये एक्यूट सीवियर अस्थमा का आपका ऑलमोस्ट हो जाएगा। ओके, अब क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है अस्थमा की, अस्थमा की वजह से निमोथोरैक्स देखने को मिल सकता है, नीमो मीडियस्टिनम है, यानी हवा मीडियस्टिनम में चलेगी या प्लूरल कैविटी में चलेगी या इसके अलावा डिलेड मैचुरेशन या स्लोइंग ऑफ प्यूबर्टल ग्रोथ, क्योंकि बार बार इन्फेक्शन की वजह से प्यूबर्टल ग्रोथ भी कम हो जाती है। इसके बाद ट्यूबरकुलस प्लूरल फीवर है, इसमें आपको पहले टीबी की कोई हिस्ट्री मिलेगी। टीबी की क्या हिस्ट्री मिलती है, फीवर, कफ, वेट लॉस होगा 1 महीने से ज्यादा का, और प्लूरल फीवर के अंदर आपको स्टोनी डल परकशन नॉट देखने को मिलता है, और यूनिलैटरल एब्सेंट ब्रेथ साउंड होती है, तो वह ट्यूबरकुलस प्लूरल फीवर की निशानियां होती है। क्लियर, और ट्यूबरकुलस प्लूरल फीवर है तो पहले जो टेस्ट लिखे हुए हैं सिंपल टीबी वाले टेस्ट है, लाइक आप ब्लड एग्जामिनेशन करा लोगे, सीबीसी, ईएसआर, सीआरपी करा लोगे, स्पुटम की स्टेनिंग है, जीएन स्टेनिंग से करते हैं, या ओरामीन फ्लोरेसेंस है, स्पुटम का कल्चर है जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड होता है, ठीक हो गया, कंफर्मेटरी होता है, इसमें एलजे मीडियम या मिडिल ब्रूक एगर इस्तेमाल करते हैं। क्लियर, चेस्ट एक्सरे करा लोगे, एपी या लैटरल व्यू, इसमें यूनिलैटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी या कंसोलिडेशन देखने को मिल सकती है। अगर लेटेंट टीबी है तो मांटोक्स टेस्ट और इंटरफेरॉन गामा रिलीज ऐसे करवा लोगे, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट करा लोगे, प्लूरल फ्लूइड के अंदर आपको क्या मिलेगा, एडिनोसिन डी माइनस एंजाइम है, बाकी और किसी काम के नहीं है। ट्रीटमेंट के अंदर आपने चेस्ट ट्यूब इंट्यूबेशन करनी होती है 5th इंटरकोस्टल स्पेस में फॉर प्लूरल फीवर, और टीबी के लिए आपने ड्रग्स देनी है एटीटी वही आपकी आइसोनियाजाड, रिफेम्पिन, पिराजिनामाइड, इथेनब्यूटोल है। क्लियर, इसके बाद सिस्टिक फाइब्रोसिस है। सिस्टिक फाइब्रोसिस में पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री होती है, दैट मींस ये जेनेटिक डिजीज है, ऑटोसोमल रिसेसिव होता है, सीएफटीआर जीन की म्यूटेशन होती है। इसके ट्राइड में रिकरेंट निमोनिया होता है, मैल अब्जॉर्प्शन होती है पैनक्रियाटिक इनसफिशिएंसी की वजह से, और स्वेट में सोडियम क्लोराइड का लेवल ज्यादा देखने को मिलता है, 60 से ज्यादा का होगा, और फेलियर टू थ्राइव होगा, कफ वीजिंग देखने को मिलती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, स्पुटम की प्रोडक्शन और हीमोप्टिसिस होता है। इसके अलावा क्लबिंग भी आपको देखने को मिलती होती है। अब डिफरेंशियल के अंदर क्या क्या होते हैं, अब डिफरेंशियल के अंदर आपने क्या क्या रखने होती है, ओके, निमोनिक कैप, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, एस्थमा और पर्ट्यूसिस होता है, ठीक हो गया। पर्ट्यूसिस को क्यों रखा, क्योंकि इसमें वूपिंग कफ से आप रिजेंबल कर सकता होता है। क्लियर, तो एस्थमा भी आपने रख लेना है। अब जेनेटिक स्टडीज की कंफर्मेटरी होती है, कंफर्मेटरी के अंदर क्या करते हैं, सीएफटीआर जीन की डेल F508 पोजीशन पे डिलीशन होती है। ओके, तो वो क्रोमोसोम नंबर 7 पे आप क्या देखोगे, ऑटोसोमल रिसेसिव म्यूटेशन ऑफ सीएफटीआर जीन। क्लियर, इसके बाद पेनक्रियाटिक फंक्शन टेस्ट करा लोगे जिसमें ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और आपके ट्रिप्सिनोजन लेवल आ जाते होते हैं। इसके बाद पल्मोनरी असेसमेंट है,
सही है। पल्मोनरी असेसमेंट में आप क्या क्या करते हो? पल्मोनरी असेसमेंट में आप कल्चर कराओगे लोअर एयरवे के सिक्रेशन का, एक्सरे टेस्ट करा लोगे, अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन या पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट है, क्लियर। और ब्लड एग्जामिनेशन में सीबीसी, ईएसआर, सीआरपी और स्वेट के अंदर सोडियम क्लोराइड का लेवल करा लोगे, जो कि 60 मिलीमोल से ज्यादा का देखने को मिलता है। मैनेजमेंट ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस, जो मेन ड्रग होती है वो इवा कैप्टर होती है, और जो मेन सर्जिकल ट्रीटमेंट है वो लंग की ट्रांसप्लांटेशन होता है। बाकी सारा सपोर्टिव है, लाइक चेस्ट की फिजियोथेरापी करा लोगे, प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक दे दोगे, म्यूकोलिटिक है अगर कोई बलगम ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, सही है, ओके, थिक म्यूकस है, विटामिन की सप्लीमेंटेशन दे दोगे क्योंकि फैट सॉल्युबल विटामिन की मैल एब्सॉर्प्शन देखने को मिलती है। इसके बाद 6 मंथ ओल्ड चिल्ड्रन है जो कि इमरजेंसी में आया विद फीवर, कफ और डिस्निया ऑफ 3 डेज है, ओके, क्लियर। वो फिब्राइल है, बुखार है उसको, और रिस्पिरेटरी रेट क्या है, ओके, 60 है, ओके। तो अगर इन्फेंट में रिस्पिरेटरी रेट का जो होता है ना लैंडमार्क, वो होता है 50 तक होता है, 50 तक हो तो टेकिपनिया लेबल करते हैं, 50 से ज्यादा है तो टेकिपनिया, लेकिन चेस्ट की ड्राइंग नहीं है तो किस कैटेगरी में इंडिकेट करोगे इसको? आई थिंक द बेस्ट इंडिकेशन इस ये क्या होती है, अपनी मैनेजमेंट लिखनी है, निमोनिया वाली मैनेजमेंट लिखनी है। क्यों निमोनिया वाली मैनेजमेंट है? क्योंकि इसको कफ है और साथ में क्या है, टेकिपनिया देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब एक कट ऑफ लिखा हुआ है, 2 महीनों से कम वालों में 60 होता है, 2 से लेकर 12 महीनों वालों में यानी इन्फेंट में 50 होता है, और 2 से लेकर 5 साल वालों में 40 होता है, और 5 साल से ऊपर वालों में लेस देन 30 होता है, क्लियर, या मोर देन इक्वल टू 30 होता है। निमोनिया कब लेबल करते हैं? जब कफ के साथ आपको फास्ट ब्रीदिंग या चेस्ट इन ड्राइंग, इन दोनों में से कोई एक चीज मिल रही है। और वेरी सीवियर या सीवियर निमोनिया कब लेबल करते हैं? जब डेंजर साइन होता है, लाइक वो फीडिंग नहीं कर पा रहा, लिथार्जी है, कन्वलियन है, स्ट्राइडर है, ओके, ये आपको चीजें देखने को मिलती है। अब ये जो उसका डायग्नोस है ना, नमूनिया है, नो नमूनिया नहीं है, डायग्नोसिस का नमूनिया है, तो नमूनिया वाली मैनेजमेंट लिखनी है। लिखी वैसे मैनेजमेंट नमूनिया वाली है कि ओरल अमोक्सिलिन देना होता है और आपने फॉलो अप अपने 2 दिन पे आके करना होता है। अगर वीजिंग है तो ब्रोंको डायलेटर देना फॉर 5 डेज। अगर कफिंग 14 डेज से ज्यादा किया है तो आपने टीबी सेंटर पर रेफर करना है, ठीक है, ओके, क्लियर। बाकी होम केयर है, लाइक बेबी को आपने वार्म रखना होता है, क्लियर। ब्रेस्ट फीडिंग को मेंटेन करना होता है, फीडिंग आपने बढ़ा देनी होती है, नोज को क्लियर करना होता है, होम बेस्ड रेमेडीज है फॉर कफ सप्रेशन, क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा। इसके बाद है कि WHO एक्यूट रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन क्लासिफिकेशन ऑफ सोर थ्रोट, यानी आई मीन CI क्लासिफिकेशन ऑफ सोर थ्रोट, तो क्या क्या होती है वो क्लियर, नो थ्रोट प्रॉब्लम या वायरल सोर थ्रोट या बैक्टीरियल सोर थ्रोट या फिर थ्रोट एब्सेस हो गया। इसके बाद फॉरेन बॉडी इनहेलेशन या चॉकिंग आ गया। तो सडन एपिसोड होती है 3C की, कफ, चॉकिंग, कराई है। लैरिंजियल फॉरेन बॉडी में आपको हॉर्सनेस मिलेगी, कफ आपको देखने को मिलती है, और लैरिंग्स का काम है आवाज को प्रोड्यूस करना, तो आपको डिस्निया देखने को मिल सकता है, एपनिया, डिस्निया देखने को मिल सकता है, साइनोसिस और स्ट्राइडर देखने को मिल सकता होता है। लेरिंजोट्रैकियल या ट्रैकियोब्रोंकियल फॉरेन बॉडी में चेस्ट पेन होता है, निमोनिया के सिम्टम देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे सिनेरियोस में ना ज्यादातर में यही बताएगा कि बच्चा है, स्कूल से आया है, अच्छा बड़ा ठीक था, लेकिन अभी स्कूल से आया, स्कूल से आते ही उसको ये चीज़ें डेवलप हो गई है। और जो मोस्ट कॉमन फॉरेन बॉडी होती है वो फूड आइटम्स होते हैं। तो डायग्नोस हमारा क्या होगा, फॉरेन बॉडी इन एयर पैसेज वे। क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करा लोगे आप, एक्सरे नेक कराओगे और एक्सरे चेस्ट कराओगे, एक्सरे नेक AP और लैटरल व्यू में लोगे और एक्सरे चेस्ट AP व्यू में लोगे, ABGs करा लोगे अगर कोई रिस्पिरेटरी एसिडोसिस एल्किलोसिस तो नहीं है, और ब्रोंकोस्कोपी करा लोगे। ब्रोंकोस्कोपी डायग्नोस्टिक भी और थेरापेटिक भी है। मैनेजमेंट क्या होती है, हॉस्पिटल में एडमिट करना, IV लाइन लगाना, फ्लूइड देना, इंट्यूबेट करना, और आपने फॉरेन बॉडी को रिमूव कर देना है। फॉरेन बॉडी को रिमूव करेगी पहले तो हेमलिच मैन्यूवर से या बैक ब्लो या एब्डोमिनल थ्रस्ट से या नीडल क्रिकोथेराडोटमी कर सकते हैं, लेकिन मेन जो ट्रीटमेंट होता है वो ब्रोंकोस्कोपी एंडोस्कोपी ट्रीटमेंट होता है। व्हाट आर द डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ फॉरेन बॉडी? तो फॉरेन बॉडी के डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आपने एक्यूट डिस्निया को याद रखना है, लाइक डिफ्थीरिया, क्रूप है, एक्यूट एपिग्लोटाइटिस है, इन सब में एक्यूट डिस्निया देखने को मिल सकता होता है। और आपको फॉरेन बॉडी में क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिल सकते हैं? अगर लैरिंग्स में तो हॉर्सनेस, डिस्निया, हेमाप्टोसिस, साइनोसिस देखने को मिल सकता है, वीजिंग देखने को मिल सकती है, और अगर कहने का मतलब है ट्रकिया ब्रोंकाई में उसमें भी वीजिंग होती है और चेस्ट पेन देखने को मिल सकता होता है, क्लियर, ऑलमोस्ट हमारा ये हो जाएगा। इसके बाद हाइड्रोकार्बन या कैरोसिन ऑयल की इंजेक्शन है। तो इसमें जब भी कैरोसिन ऑयल की एक्सीडेंटल या सुसाइडल इंजेक्शन किया है तो आपने MSS कभी भी नहीं करवानी और गैस्ट्रिक लेबार्टरी कभी भी नहीं करवाना। अब रिस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन क्या होती है कैरोसिन ऑयल की? कैरोसिन ऑयल की वजह से स्पायरेशन निमोनिया देखने को मिलता है, एम्फीसीमा होता है और निमोनाइटिस आपको देखने को मिलता होता है, क्लियर। अब इसका प्रिवेंशन क्या होती है? अब बच्चा ने गलती से खा लिया या सुसाइडल खा लिया तो आपने ये चीजें ना बच्चों की पहुंच से दूर रखनी है। तो आपने पॉइजनस मटेरियल को आउट ऑफ रीच रखना है। अगर कोई लेफ्ट ओवर मेडिसिन है उसको फेंक देना होता है, ठीक है। चाइल्ड प्रूफ कंटेनर इस्तेमाल करने होते हैं, या केमिकल्स को आपने स्टोर नहीं करना होता डोमेस्टिक कंटेनर में। बच्चों को आपने देखना है कि कहाँ पे खेल रहे हैं। इसके बाद 3 ईयर ओल्ड बॉय है जिसको फीवर है, कफ है और ब्रेथलेसनेस है फॉर 3 डेज, और चेस्ट एक्सरे किया गया तो उसमें आपको कंसोलिडेशन मिल रही है फॉर राइट अपर लोब की। तो निमोनिया है, लुबार निमोनिया का मोस्ट कॉमन कॉज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ही होता है। इसके बाद एस्थमेटिक है फॉर फास्ट 5 ईयर
पास्ट 5 ईयर होगा, फास्ट नहीं है, स्टीरॉइड और बीटा 2 एगोनिस्ट ले रही है, तो डिजीज की सिवियरिटी को शो करने के लिए हम आईजी लेवल करा ले होते हैं। क्लियर, आईजी लेवल का मतलब है अगर ज्यादा हो रही है तो उसका मतलब डिजीज भी सीवियर हो रहा है। इसके बाद एक 4 ईयर ओल्ड बॉय है, पीडियाट्रिक इमरजेंसी में आया फॉर हाई ग्रेड फीवर, स्ट्राइडर है, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस और एक्सेसिव ड्रोलिंग ऑफ सलाइवा। एक्सेसिव ड्रोलिंग ऑफ सलाइवा और स्ट्राइडर है तो इंडिकेट करा एक्यूट एपिग्लोटाइटिस को। क्लियर, और ये किसकी वजह से होता है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी की वजह से होता है। इसके बाद 2 ईयर ओल्ड गर्ल जिसको डायरिया था एट 1 ईयर ऑफ एज, जब से वीनिंग स्टार्ट हुई है उसको क्लबिंग भी है, तो योर फर्स्ट क्लिनिकल सस्पिशन क्या होगा, सिलिक डिजीज होगा, सिस्टिक फाइब्रोसिस नहीं होगा, सिलिक डिजीज है बेस्ट। ठीक हो गया, इसको सही कर लेना। अब चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम निमोनिया विद रैपिड डिटोरिएशन ऑफ क्लिनिकल कंडीशन, उसको न्यूमेटोसील है, न्यूमेटोसील स्टाफ ऑरियस की वजह से होता है, न्यूमेटोसील और पल्मोनरी एब्सेस दोनों स्टाफ ऑरियस की वजह से देखने को मिलती है। इसके बाद है कि 23 ईयर ओल्ड बॉय है जिसको प्रोग्रेसिव शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ था, उसको पास्ट हिस्ट्री थी ब्रोंकियल अस्थमा की, डेट मीन से क्या एक्यूट सीवियर अस्थमा हो गया, तो आपने क्या करना है 100% ऑक्सीजन देनी है थ्रू मास्क। ठीक हो गया। अब कॉजेटिव एजेंट ऑफ निमोनिया इन 2 ईयर ओल्ड, तो 2 ईयर ओल्ड में न्यूमोकोकस होता है और न्यू नेट में आपको ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस देखने को मिलता होता है। इंस्टेंट मैनेजमेंट ऑफ एस्थमा, तो एस्थमा में ब्रोंकोडायलेटर और ऑक्सीजन की थेरेपी देनी आती है। एनी डेंजर साइन लाइक फीडिंग छोड़ दी या कन्वालियन है, एब्नॉर्मल स्लीपी है या उठ नहीं रहा, वीजिंग है, फीवर है, लो बॉडी टेम्परेचर है या स्प्लेंडर है काम चिल्ड्रन में, तो ये सिवियर निमोनिया को शो करता होता है, जिसमें आपने एम्पिसिलिन और जेंटामाइसिन देनी है। टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर में क्या होगा, CO2 और का लेवल ज्यादा होगा और ऑक्सीजन का लेवल कम देखने को मिलेगा। क्लियर, कोरिलेशन ऑफ एस्थमा, एस्थमा कोरिलेट करता है दूसरे एलर्जिक डिसऑर्डर के साथ, लाइक एक्जिमा आ जाएगा। ट्रीटमेंट ऑफ एस्थमा, तो एस्थमा में आपने सैल्ब्यूटामोल से निबुलाइजेशन करनी होती है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ निमोनिया न्यू नेट, तो वो ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस होता है जिसको स्ट्रेप्टोकोकस अगलैक्टाई कहते हैं। पेशेंट जिसको ड्रोलिंग ऑफ सलाइवा है और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है आफ्टर फीडिंग तो ट्रैकोएसोफेगल फिस्टुला होता है। रेक्टल प्रोलैप्स और क्लबिंग ये सिस्टिक फाइब्रोसिस में देखने को मिलती है। न्यूमेटोसील पल्मोनरी एब्सेस स्टाफ ऑरियस की वजह से होती है। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम की वजह से कार्डियक अरेस्ट हो गया तो आपने न्यू पीडियाट्रिक रिससिटेशन प्रोग्राम को फॉलो करना होता है। सर्कुलेशन एयरवे ब्रीथिंग को कंट्रोल करना है। बेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ एस्थमा, के बच्चा गार्डन में खेल रहा था उसको पोलन की एलर्जी थी, ओके, और इमरजेंसी के अंदर आ गया एक्यूट सीवियर एस्थमा है तो आपने निबुलाइजेशन करनी है साल्ब्यूटामोल के साथ। पॉजिटिव एजेंट ऑफ न्यूमेटोसिल स्टाफ ऑरियस की वजह से होता है। रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी है, कफ है, फीवर है और बायलैटरल वीजिंग है। बायलैटरल वीजिंग और फीवर तो इंडिकेट करता है ब्रोंकियोलाइटिस को। ऑडिबल हार्श साउंड किसको बोलते हैं, नॉइजी ब्रीदिंग को, जिसको स्ट्राइडर कहते हैं। बाउट्स ऑफ कफ और बार्किंग कफ है, ओके, बाउट्स ऑफ कफ है वैसे प्रोक्सिमल कफ है, लेकिन बार्किंग कफ और स्ट्राइडर आ गया तो ग्रुप में देखने को मिलता है। बार्किंग कफ और इंस्पिरेटरी स्ट्राइडर लारिंजोट्रैकियो ब्रोंकाइटिस या ग्रुप में होता है। बेस्ट ट्रीटमेंट इन केस ऑफ कैरोसिन, तो आपने एबीसी को मेंटेन करना होता है, कभी भी एमएसएस या गैस्ट्रिक लिवाज नहीं करवाना। मैनेजमेंट ऑफ हाइलिन मेम्ब्रेन डिजीज, डायग्नोसिस ऑफ हाइलिन मेम्ब्रेन डिजीज, एक्सरे एयर ब्रोंकोग्राम करा लोगे जिसमें ग्राउंड गिलास अपीयरेंस या आपको क्या मिल सकता है, व्हाइट आउट लंग देखने को मिल सकता है। ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा एक्यूट एपिग्लोटाइटिस में या ट्रैकोएसोफेगल फिस्टुला में देखने को मिलता है। आईजी का लेवल ज्यादा होता है एस्थमा के अंदर। बार्किंग ऑफ इंस्पिरेटरी स्ट्राइडर और नेक एक्सरे करा लोगे उसमें आपको स्टीपल साइन मिल रहा है तो ये क्रूप होता है, सब ग्लोटिंग नर्विंग होती है। क्रूप का क्या ट्रीटमेंट होता है, आईएम डेक्सामेथासोन या रेसमिक नेबुलाइज्ड एपिनेफ्रिन है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ न्यूमेटोसिल स्टाफ ऑरियस की वजह से होता है और पल्मोनरी एब्सेस भी स्टाफ ऑरियस की वजह से होता है। न्यू नेट में निमोनिया, मेनिंजाइटिस और सेप्सिस तीनों स्ट्रेप्टोकोकस अगलैक्टाई की वजह से होती है। ट्रीटमेंट ऑफ एस्थमा, तो आपने नेबुलाइजेशन करनी है साल्ब्यूटामोल के साथ। ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा विद टॉक्सिक लुक, तो एक्यूट एपिग्लोटाइटिस होता है, जबकि ट्रैकोएसोफेगल फिस्टुला में जो सलाइवा की ड्रूलिंग होती है वो पोस्ट फीडिंग देखने को मिलती है। ओके, नेक्स्ट चैप्टर है कार्डियोलॉजी एंड हीमाटोलॉजी। आई थिंक दिस इज द लेंथीएस्ट चैप्टर ऑफ पीडियाट्रिक्स। तो स्टार्ट करते हैं टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट। तो आपको पता है कि जो कंजेनिटल हार्ट डिजीज होते हैं दो टाइप के होते हैं, साइनोटिक और साइनोटिक। जो साइनोटिक हार्ट डिजीज होते हैं उसमें 5 T याद रख लेने हैं। टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी, परसिस्टेंट ट्रंकस आर्टरियोसिस, ट्राइकस्पिड एट्रीजिया और टोटल अनोमलस पल्मोनरी वीनस रिटर्न। जबकि साइनोटिक हार्ट डिजीज में लेफ्ट टू राइट शंट आ जाता है, लाइक AST, VST, PD है, कोआक्टेशन ऑफ अयोर्टा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट। तो टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट के अंदर 4 चीजें होती है। कौन से 4 चीजें होती है टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट के अंदर, ओके, इनफंडिबुलर पल्मोनरी स्टेनोसिस होती है, राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी होती है, ओवरराइडिंग अयोर्टा होता है और आपको क्या देखने को मिलता है, VST देखने को मिलता होता है। क्लियर, तो इसमें आपको प्रोक्सिमल हाइपरसाइनोटिक अटैक्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, प्रोक्सिमल हाइपरसाइनोटिक अटैक्स जिसकी सीवियर फॉर्म होती है, जिसको हाइपोक्सिक या ब्लू या टेट स्पेल कहते हैं। अब ये जो टेट स्पेल होते हैं 2 साल से नीचे वाले बच्चों में देखने को मिलते हैं। अब इसमें कैसे पहचानना है कि टेट स्पेल है या टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट है, तो ये कुछ स्पेसिफिक पॉइंट है। नंबर 1, हाइपरइपनिक चाइल्ड हो या रेस्टलेस चाइल्ड हो। ठीक है, नंबर 2, साइनोसिस ज्यादा हो रही है। नंबर 3, गैस्पिंग रेस्पिरेशन है, सिनकोपी हो रही है और जो एपिसोड्स होती है सुबह के वक्त होती है और या तो क्राइम के बाद देखने को मिलती है। तो क्या क्या पॉइंट्स है, हाइपरइपनिया, साइनोसिस बढ़ रहा है, गैस्पिंग रेस्पिरेशन, सिनकोपी है और क्राई की वजह से एपिसोड बढ़ रही है। बाकी टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट पे सेंट्रल साइनोसिस होता है,
दैट मीन्स लिप्स और टंग की ब्लूइशनेस देखने को मिलती है। स्क्वाटिंग एपिसोड होगी ताकि उसको रिलीव कर सके। एक्सर्शनल डिस्निया होता है, एक्सरसाइज इंटॉलरेंस होती है। क्लबिंग आपको देखने को मिलती है। पोलिसाइथीमिया होता है जिसको लिए आपने पाम और कंजक्टिवा को देखना होता है। S2 सिंगल होती है, पल्मोनरी कंपोनेंट खत्म हो जाता है। इंजेक्शन सिस्टोलिक मरमर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इंजेक्शन सिस्टोलिक मरमर पल्मोनरी स्टेनोसिस की वजह से होता है और ये आपको अपर लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर पे देखने को मिलता होता है। और एक्सरे करा लोगे तो आपको बूट शेप हार्ट होगा। अब इसकी मैनेजमेंट क्या होती है? अब जो टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट का जो टेट स्पेल है या हाइपोक्सिक ब्लू टेट स्पेल है या प्रोक्सिमल हाइपरसाइनोटिक अटैक है, इसकी इमरजेंसी मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट होती है। ठीक है, अब इमरजेंसी के अंदर सबसे पहले आपने ऑक्सीजन थेरेपी देनी है, 100% ऑक्सीजन थेरेपी देनी है। नंबर 2, चाइल्ड को आपने नी चेस्ट पोजीशन पर लेटा देना है ताकि उसका सिस्टमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ जाए और जो राइट टू लेफ्ट शंट है वो खत्म हो जाए। नंबर 3, सबकुटेनियस मॉर्फिन सल्फेट के इंजेक्शन देने हैं। नंबर 4, आपने सोडा बाइकार्बोनेट देना है और आपने प्रोपेनोलोल देना है। अब प्रोपेनोलोल की जो इमरजेंसी में डोज होती है वो 0.1 से लेकर 0.2 होती है, जबकि प्रिवेंशन के लिए 1 mg/kg एवरी 6 आवर ऐड करोगे। तो ऑक्सीजन थेरेपी है, नी चेस्ट पोजीशन है, सबकुटेनियस मॉर्फिन है, सोडा बाइकार्बोनेट और प्रोपेनोलोल आ जाएगा। क्लियर? तो ये आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करा लोगे। अच्छा, यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर ना, इस क्वेश्चन को देखो, वीकनेस ऑफ लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। तो टोफ की वजह से क्या हो गया? सेरिब्रल इन्फॉक्शन या स्ट्रोक वगैरह डेवलप हो गया। क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कराओगे? टेट्रोलॉजी को फैलेट में सीबीसी कराओगे, आपको एचबी ज्यादा देखने को मिलेगा, हिमेटोक्रेट ज्यादा देखने को मिलेगा, पॉलीसाइथीमिया को इंडिकेट कर रहा है। एक्सरे चेस्ट कराओगे, बूट शेप हार्ट होगा, ओलिगेमिक लंग फील्ड होगी, राइट साइडेड अयोर्टिक आर्च देखने को मिलेगा। ईसीजी में राइट एक्सिस डेविएशन, राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी है। इकोकार्डियोग्राफी मेन डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन होती है। क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होती है टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट की? टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट की वजह से सेरिब्रल थ्रोम्बोसिस या स्ट्रोक हो सकता है। ओके, ब्रेन एब्सेस हो सकता है, एंडोकार्डाइटिस डेवलप हो सकता है, पॉलीसाइथीमिया होता है या एनीमिया भी हो सकता है, या साइकोसोशल प्रॉब्लम है या बच्चा सर्वाइव नहीं कर सकता होता। ठीक हो गया। अब यहाँ पे लिखा है कि जो मोस्ट कॉमन कंजेनिटल हार्ट डिजीज है वो वीएसटी होता है, लेकिन अगर साइनोटिक के बारे में बात करें, न्यू नेट्स में ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी है और ओवरऑल टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट होता है। तो ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। ओके, अब टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट की जो इमरजेंसी मैनेजमेंट ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ऑक्सीजन थेरेपी थी, सबकुटेनियस मॉर्फिन इंजेक्शन था, नी चेस्ट पोजीशन पे आपने लिटाना था। इसके अलावा आप सबकुटेनियस मॉर्फिन मैंने बता दिया था, प्रोपेनोलोल था, सोडा बाइकार्बोनेट था। इसके बाद जो लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट है, इसमें लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट में दो तरह की सर्जरी है, पेलिएटिव और करेक्टिव। पेलिएटिव में बीटी शंट होता है, बेलॉग टॉसिक शंट होता है, जिसमें राइट सबक्लेवियन आर्टरी को पल्मोनरी आर्टरी से नास्टोमोस कर देती है। और जो करेक्टिव सर्जरी है वो 3 महीनों से लेकर 2 सालों पे करते होते हैं। इसमें आपने वीएसटी को क्लोज कर देना है, आपने राइट वेंट्रिकल की आउटफ्लो को रिसेक्ट कर देना है, ऑब्स्ट्रक्शन को रिसेक्ट कर देना है और आपने उस एरिया को कवर कर देना है पैच से। क्लियर? तो ये आपकी ट्रीटमेंट हो जाती है। इसके बाद ये ऑलमोस्ट टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट की है। अब इसकी जनरल मैनेजमेंट है। जनरल मैनेजमेंट आई डोंट थिंक सो करनी है, इमरजेंसी और वही लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट आपने करनी है बस टेट स्पेल के लिए। टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट में एसीजी करा लोगे तो आपको राइट एक्सिस डेविएशन या राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी देखने को मिलती होती है। जनरल मैनेजमेंट, इमरजेंसी और लॉन्ग टर्म ये तो हमारा हो जाएगा। अब जो एक्यूट फिब्राइल कार्डिक प्रॉब्लम होती है, फिब्राइल मतलब बुखार है और मरमर आ गया तो एंडोकार्डाइटिस डेवलप हो सकता है, यानी टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट की वजह से स्ट्रोक डेवलप हो सकता है। टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट की वजह से आपको क्या देखने को मिल सकता है? सेरिब्रल थ्रोम्बोसिस है, ब्रेन एब्सेस है, पॉलीसाइथीमिया है, रिलेटिव एनीमिया या बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस होता है। क्लिनिकल साइंस में क्लबिंग होती है, पॉलीसाइथीमिया होता है, S2 सिंगल होती है, इंजेक्शन सिस्टोलिक मरमर होता है अपर एंड मिडल लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर के ऊपर। क्लियर? ऑलमोस्ट ये हो जाएगा हमारा टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट। काफी सारे सवाल यहाँ से आए हुए हैं। और टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट में कौन से 4 प्रॉब्लम होती है? इन्फेंटिबुलर पल्मोनरी स्टेनोसिस है, राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी, ओवरराइडिंग अयोर्टा और आपको क्या देखने को मिलता होता है? ओके, वीएसटी देखने को मिलता है। चेस्ट एक्सरे में आपको बूट शेप हार्ट है, ओलिगेमिक लंग फील्ड है और राइट साइडेड अयोर्टिक आर्च देखने को मिलता है। डिफरेंशियल में आपने टीजीए भी रखना होता है। ठीक है, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट में आप बीटी शंट देते होती है पेलिएटिव ट्रीटमेंट के तौर पर। बेलॉग टॉसिंग शंट है, राइट सबक्लेवियन आर्टरी को पल्मोनरी आर्टरी से नास्टोमोस कर देते हैं, जबकि टीजीए के लिए बैलून एट्रियल सेप्टोस्टोमी करते हैं। नेक्स्ट है पीडीए। पीडीए की क्या प्रेजेंटेशन होती है? याद रखना कि न्यू नेट में कंजस्टिव हार्ट फेलियर 2 ही मेन कराए गए, एक पीडीए होगा, दूसरा वीएसटी होगा। क्लियर? वीएसडी और पीडीए दोनों कंजस्टिव हार्ट फेलियर करवा देते होते हैं। क्लियर? अगर स्मॉल पीडीए है तो आपको मरमर मिल सकता है। मरमर कौन सा होता है? कंटीन्यूअस मशीनरी मरमर होता है लेफ्ट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर। लार्ज पीडीए में फेलियर टू थ्राइव होगा, कंजस्टिव कार्डिक फेलियर हो जाएगा 6 से लेकर 8वें हफ्ते के ऊपर। डिस्निया होता है और रिकरेंट चेस्ट के इन्फेक्शन देखने को मिल सकते होते हैं। लार्ज वॉल्यूम बाउंडिंग पल्स देखने को मिलती है, पल्स प्रेशर वाइडेंट होता है। ओके, और साइंस से पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप हो सकती है, क्योंकि ये शंट कौन सा है? ये शंट है लेफ्ट टू राइट है, तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप हो सकती है और लाइक वीएसडी, यानी आपको लाउड P2 देखने को मिल सकता होता है। क्लियर? तो मैनेजमेंट क्या होती है? इन्वेस्टिगेशन क्या है? इन्वेस्टिगेशन में एक्सरे चेस्ट कराओगे तो आपको कार्डियोमेगाली देखने को मिलेगी, जो लेफ्ट हार्ट है उसकी इन्लार्जमेंट देखने को मिल सकती है, और जो राइट हार्ट बॉर्डर है उसका डबल कॉन्टूर देखने को मिलेगा। ईसीजी करा लोगे। अब लेफ्ट टू राइट शंट है ना, लेफ्ट टू राइट शंट। ओके, वैसे इसमें राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी होनी चाहिए थी, वैसे लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी बताई हुई है, ज्यादा जोर लगाना पड़ता है और राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी भी ज्यादा हो जाती है। क्लियर? पल्मोनरी
हाइपरटेंशन की वजह से। इकोकार्डियोग्राफी में आपको इनलार्ज लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल आपको देखने को मिलते होते हैं। ट्रीटमेंट के अंदर आ जाते हैं। ट्रीटमेंट के अंदर क्या है, मेडिकल मैनेजमेंट है, मेडिकल ट्रीटमेंट है। मेडिकल ट्रीटमेंट में क्या होता है, मेडिकल ट्रीटमेंट में आपने आईवी इंडोमेथासिन और इबुप्रोफेन देनी होती है, और सर्जरी के अंदर आपने जो डक्टस आर्टेरियोसिस है उसकी लाइगेशन और डिवीजन करनी है, 1 साल से पहले करनी होती है। क्लियर? तो ऑलमोस्ट पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस का सेम हो जाएगा। इसमें आपको कंटिन्यूअस मशीनरी मरमर मिलता है लेफ्ट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर, ये इसका हॉल मार्क होता है। इसके बाद वीएसटी है। वंस अगेन स्मॉल वीएसटी कुछ नहीं करता, मॉडरेट टू लार्ज वीएसटी या कंजस्टिव हार्ट फेलियर करवा देगा। यानी बच्चा सही से फीड नहीं कर रहा, सक करेगा, थक गया सक करते करते, फिर रेस्ट करेगा, फिर दोबारा सक करेगा, यानी डिस्निया एक्सर्शन पे देखने को मिलेगा। न्यूनेट का एक ही काम है, वो है फीडिंग करना। अगर वो फीडिंग नहीं कर पा रहा, इसका मतलब है डिस्निया हो रहा है उसको एक्सर्शन की वजह से। रिकरेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, वंस अगेन कंजस्टिव हार्ट फेलियर की वजह से हो सकते हैं। लाउड पी2 देखने को मिलती है, खासतौर पर वाइड स्प्लिटिंग ऑफ एस2 देखने को मिलती है। लाइक जो ए2 होगा कम्स बिफोर पी2, ए2 पहले आ जाएगा एज कंपेयर टू पी2। ठीक हो गया? और आपको पैन सिस्टोलिक मरमर मिलेगा लेफ्ट लोअर पैरास्टर्नल एरिया पर। ओके, लेफ्ट लोअर पैरास्टर्नल एरिया पर, यानी राइट वेंट्रिकुलर एरिया पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये वीएसटी आ जाएगा। वीएसटी की क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? कंजस्टिव हार्ट फेलियर होता है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर की वजह से रिकरेंट रिपीटेड रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाएगा, ग्रोथ फेल हो जाएगा। क्लियर? इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस डेवलप हो सकता है, और ये शंट लेफ्ट टू राइट से राइट टू लेफ्ट में कन्वर्ट हो सकता है। इसको बोलते हैं ईसन-मैंगर सिंड्रोम। हाइपरटेंशन डेवलप हो सकती है। अब क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करा लोगे? मेन वही चीज़ है जो आपने इसमें पढ़ी थी पीडीएम में। एक्सरे चेस्ट कराओगे, कार्डियोमेगाली है, पल्मोनरी वास्कुलरिटी बढ़ जाती है, इनलार्ज लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकल हो जाती है। ईसीजी में दोनों वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी होती है। क्लियर? नोच या पीक पी वेव मिलती होती है। क्लियर? पीक पी वेव है। इको करा लोगे, कार्डिक कैथेटराइजेशन करा लोगे। ट्रीटमेंट के अंदर क्या है? अगर वीएसटी कहने का मतलब है 3 मिलीमीटर से कम किया तो ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। मेडिकल ट्रीटमेंट है कंजस्टिव हार्ट फेलियर को रोकने के लिए। क्या क्या देते हैं कंजस्टिव हार्ट फेलियर में? डायूरेटिक्स देते हैं, डाइजॉक्सिन देते हैं, एस इनहिबिटर देते हैं, और आइनोड्रॉप्स देते हैं। सर्जरी आपने 2 साल से पहले करनी होती है। सर्जरी में ओपन सर्जिकल पैच क्लोजर है, ओपन किया और सर्जिकल पैच क्लोजर किया, या डिवाइस क्लोजर कर सकते हैं आप। डिवाइस क्लोजर ट्रांसकैथेटर करते होते हैं। ट्रांसकैथेटर 2 वेन के थ्रू करते हैं, फीमोरल या जुगुलर से। तो क्या क्या है? मेन ओपन सर्जरी है, ओपन सर्जिकल पैच क्लोजर है, या डिवाइस क्लोजर है, ट्रांसकैथेटर होता है। या पल्मोनरी आर्टरी बाइंडिंग करोगे, वो लार्ज वीएसटी है जिसपे पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी डेवलप हो गया है। क्लियर? ऑलमोस्ट हमारा ये हो जाएगा। ओके, इन्वेस्टिगेशन भी हो जाएगा, ट्रीटमेंट भी हो जाएगा। ओके, कार्डिक लीगन इन डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में जो मोस्ट कॉमन होती है ना, वो आपको देखने को मिलती है एंडोकार्डियल कुशन डिफेक्ट है। इसके अलावा वीएसटी, ईएसटी, टेट्रालॉजी और फैलेट हो सकता है। नेक्स्ट है ईएसटी। ईएसटी में तो सबसे काम की चीज होती है ना, वो वाइट फिक्स्ड स्प्लिटिंग ऑफ S2 होती है। ठीक हो गया? फिक्स्ड स्प्लिटिंग ऑफ S2 है। इसके अलावा आपको इंजेक्शन सिस्टोलिक मरमर देखने को मिलता होता है। सही है? इंजेक्शन सिस्टोलिक मरमर आपको लेफ्ट, थर्ड एंड फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में देखने को मिलता है, जबकि उस केस में वीएसटी में जो मरमर था, ओके, वो पैन सिस्टोलिक मरमर होता है। ओके, और वो कहां पे देखने को मिलता है? लेफ्ट लोअर पैरास्टर्नल पर, जबकि यहाँ पे इंजेक्शन सिस्टोलिक मरमर देखने को मिलता है। लेकिन ये प्योर इंजेक्शन सिस्टोलिक नहीं होता, ये फ्लो मरमर होता है असल में। क्लियर? अब क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलती है ईएसटी की? ईएसडी में क्या होता है? आपको ब्रेथलेसनेस मिलेगी ऑन एक्सर्शन, दैट मींस कि हार्ट फेलियर की तरफ लेके जा रहा है, फटीग है, पाल्पिटेशन है, और इंजेक्शन सिस्टोलिक मरमर होगा लेफ्ट, थर्ड, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर। एक्सरे चेस्ट करा लोगे, वन सेकंड, कार्डियोमेगाली आपको देखने को मिलेगा। क्लियर? और इंक्रीज पल्मोनरी वास्कुलरिटी बढ़ जाएगी, दैट मींस लेफ्ट टू राइट शंट है। ईसीजी में राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी या राइट वेंट्रल ब्रांच ब्लॉक देखने को मिलेगा। इकोकार्डियोग्राफी में 1 सेकंड क्या होगा? राइट वेंट्रिकल राइट सेप्टम क्या इनलार्जमेंट आपको देखने को मिल सकती है, यानी साइज बड़ा हो जाएगा। ट्रीटमेंट क्या होता है? अगर ईएसटी अगर छोटा है तो ये खुद ब खुद ठीक हो जाता है 18 महीनों के अंदर। मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर आपने प्रोफाइलैक्सिस देनी होती है। अब याद रख लेना कि जो ओस्टियम प्राइमम है उसका मेडिकल ट्रीटमेंट, उसका प्रोफाइलैक्सिस देना होता है, और ओस्टियम सेकेंडम में आपने सर्जिकल क्लोजर करना होता है। क्लियर? यानी जो मेडिकल ट्रीटमेंट है उसमें आपने एंडोकार्डाइटिस की प्रोफाइलैक्सिस देनी है ओस्टियम प्राइमम डिफेक्ट में, और कंजस्टिव कार्डिक फेलियर को ठीक करना है। कैसे ठीक करोगे? डायूरेटिक्स, एस इनहिबिटर और डाइजॉक्सिन ये इस्तेमाल करते हैं, और सर्जरी के अंदर आप डिफेक्ट को क्लोज कर दोगे बाय डिवाइस ओनली इन ओस्टियम सेकेंडम या सर्जिकल पैच इस्तेमाल कर लोगे। क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? ईएसटी की वजह से पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकती है। ओके, ईसन-मैंगर सिंड्रोम हो सकता है, पैराडॉक्सिकल एम्बोलिज्म हो सकता है, स्ट्रोक की फॉर्म में प्रेजेंट करता होता है, कंजस्टिव कार्डिक फेलियर या इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो सकता है। ईएसटी की 3 टाइप होती है। क्लियर? लोअर सेप्टम, मिडल सेप्टल और हायर सेप्टल। हायर सेप्टल में आपका साइनस विनोसिस डिफेक्ट होता है, मिडल सेप्टल में ओस्टियम सेकेंडम, और लोअर सेप्टम में ओस्टियम प्राइमम है। ओस्टियम प्राइमम सेकेंडम या साइनस विनोसिस डिफेक्ट होता है। जनरल मैनेजमेंट क्या होती है? आपने पेरेंट्स की काउंसलिंग करनी होती है, हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी क्योंकि डिस्नी ऑन एक्सर्शन होता है, और प्रोफाइलैक्सिस करनी है अगेंस्ट द इन्फेक्शन, खासतौर पर एंडोकार्डाइटिस की प्रोफाइलैक्सिस लेनी होती है। इसके बाद माइट्रल स्टेनोसिस है। माइट्रल स्टेनोसिस में भी आपको ब्रेथलेसनेस देखने को मिलती है ड्यू टू पल्मोनरी एडिमा। S1 लाउड होती है और P2 भी लाउड होती है ड्यू टू पल्मोनरी हाइपरटेंशन। इसमें मिड डायस्टोलिक मरमर होता है, एपेक्स पे देखने को मिलता है, बेल से सुनाई देता है, और ओपनिंग स्नैप आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर? सही है? और अगर आपको राइट साइडेड हार्ट फेलियर भी देखने को मिल गया तो आपने कंजस्टिव हार्ट फेलियर लेबल करना होता है। ओके,
तो मेट्रल स्टेनोसिस में क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करा लोगे? सबसे पहले ईसीजी है, फिर एक्सरे, चेस्ट और फिर इको करा लोगे। इस पूरे चैप्टर में यही थीम है, एक्सरे, ईसीजी, इको और 2D इको या डॉपलर इको कार्डियोग्राफी इन्वेस्टिगेशन और चॉइस होती है। ओके अब इसकी मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट होती है, सेम वही मेडिसिन वाली छापी हुई है। मेडिकल ट्रीटमेंट में एंटी कोगुलेशन थेरेपी लेनी होती है, फॉर एग्जांपल सिस्टमिक एम्बोलिज्म को प्रिवेंट करने के लिए एंटी कोगुलेशन वारफरीन दे दोगे। इसके अलावा आप बीसीडी दे दोगे अगर कोई वेंट्रिकल का रेट कंट्रोल के लिए, एट्रियल फिब्रिलेशन को मैनेज करने के लिए। बीसीडी में बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और डाइजॉक्सिन आ जाता है, या डायूरेटिक्स दे सकते हो पल्मोनरी एडिमा के लिए। सर्जरी के अंदर बैलून वेल्वुलोप्लास्टी होती है, या माइट्रल वेल्वोटमी है, या माइट्रल वाल्व रिप्लेसमेंट है। इसके बाद र्यूमेटिक फीवर है। र्यूमेटिक फीवर में जॉन्स क्राइटेरिया होता है। ओके डायग्नोस करने के लिए 2 मेजर या 1 मेजर प्लस 2 माइनर और प्लस एविडेंस ऑफ रीसेंट स्ट्रेप्टोकोकल सोर थ्रोट का इन्फेक्शन चाहिए। अब जो मेजर क्राइटेरिया होते हैं इसमें माइग्रेटरी पोलीआर्थराइटिस, पेनकार्डाइटिस, सबक्यूटेनियस नोड्यूल इरिथेमा मार्जिनेटम और सिडिनहम कोरिया होता है। माइनर के अंदर आपको सीआरपी के अलावा ज्यादा देखने को मिलता होता है, क्लियर। और आपको क्या देखने को मिलता है? आर्थराल्जिया देखने को मिलता है। ओके फीवर होता है, ईएसआर का लेवल ज्यादा देखने को मिलता है, प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल होता है, एनीमिया ऑफ रिमेटिज्म होता है, और क्या देखने को मिलता है? ल्यूकोसाइटोसिस होती है। सही है, तो ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। और र्यूमेटिक फीवर की वजह से अगर मैट्रल रिगर्जिटेशन हो गया तो पैन सिस्टोलिक मर्मर आपको मिलेगा एपेक्स पर, जो कि एक्सिला में रेडिएट करेगा। तो ये जॉन्स क्राइटेरिया सारे आ जाएंगे, क्लियर। ये तो आप कर लोगे। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? पहले इन्वेस्टिगेशन है। इन्वेस्टिगेशन जो आपको मैंने सारी जॉन्स क्राइटेरिया में बताई है, सीबीसी, ईएसआर, सीआरपी, ये सिस्टमिक इलनेस को डायग्नोस करने के लिए, और जो प्रीसीडिंग स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन है उसको देखने के लिए थ्रोट स्वैप कल्चर करा लोगे, जिसमें आपको ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिस स्ट्रेप्टोकोकाई मिलेगा, या एएसओ टाइटर करवा लोगे। एविडेंस ऑफ कार्डाइटिस, कार्डाइटिस को चेक करने के लिए क्या करवाते हो? एक्सरे चेस्ट कराओगे, कार्डियोमेगाली या पल्मोनरी कंजेशन देखने को मिल सकती है। ईसीजी में आपको फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक मिलेगा, और इको में आपको वैल्वुलर एब्नॉर्मैलिटीज लाइक मैट्रल रिगर्जिटेशन या एमएस मिल सकता होता है। अब ड्यूरेशन ऑफ मेडिकेशन है। अब इसको याद कैसे करना होता है? अगर सिर्फ र्यूमेटिक फीवर है और कहने का मतलब है कोई कार्डाइटिस या कोई वैल्वुलर लिए नहीं है, तो आपने 5 साल तक 21 साल तक दवाइयां चलानी है। कौन सी दवाइयां चलाओगे? बेंजेथिन पेनिसिलिन चलाओगे, बेंजाइल पेनिसिलिन, या फिर इरिथ्रोमाइसिन दे दोगे, क्लियर। और अगर र्यूमेटिक फीवर के साथ कार्डाइटिस भी है तो आपने क्या करना है? 10 साल या फिर 21 साल तक, जो भी लंबा हो। और अगर कार्डाइटिस के साथ वैल्वुलर डिजीज भी है, ठीक है, तो आपने क्या कराना है? 10 साल या 40 साल तक, जो भी इनमें से लंबा हो, क्लियर। ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है? बेड रेस्ट और सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। एंटी स्टेप्टोकोकल थेरेपी के अंदर आपकी बेंजेथिन पेनिसिलिन है, और अगर हाइपर सेंसिटिविटी है तो आपने एरिथ्रोमाइसिन इस्तेमाल करनी होती है। एंटी इन्फ्लेमेशन के लिए लाइक जॉइंट्स के लिए आप क्या करते हो? एस्पिरिन या प्रेडनिसोलोन है। कोरिया के लिए आप डायजेपाम या हेलोपेरिडोल इस्तेमाल करते हैं। कंजस्टिव हार्ट फेलियर के लिए डिजिटालिस, एस इनहिबिटर, डायूरेटिक्स इस्तेमाल करते हैं। और प्रोफाइलैक्टिक थेरेपी क्या होती है? प्राइमरी प्रोफाइलैक्सिस में फ्रेंजाइटिस को ठीक करना है, क्योंकि फ्रेंजाइटिस की बात देखने को मिलता होता है 1 से लेकर 4 हफ्तों के बाद। और सेकेंडरी प्रोफाइलैक्सिस में आपने बेंजेथिन पेनिसिलिन देनी है, या फिर आपने सल्फर डियाजिन एरिथ्रोमाइसिन देनी है। इसका ड्यूरेशन आपको बता चुका हूं। और सर्जरी के अंदर आपने वाल्व की रिप्लेसमेंट करनी है, लाइक कोई वाल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी करनी है माइट्रल रिगर्जिटेशन में। अदर क्लिनिकल फीचर्स तो आप सारे आपको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं जॉन्स क्राइटेरिया के अंदर। ओके अच्छा, इस सिनेरियो के अंदर ना 2 तरह के मर्मर बताए हुए हैं। जो माइट्रल रिगर्जिटेशन का मर्मर होता है वो पैन सिस्टोलिक मर्मर होता है, एट द एपेक्स होता है, और ये एक्सिला पे रेडिएट करता होता है। एओर्टिक रिगर्जिटेशन के अंदर अर्ली डायस्टोलिक मर्मर होता है, और इसमें आपको कोलैप्सिंग पल्स होती है, जिसको वाटर हैमर पल्स या बाउंडिंग पल्स या कोरिगान पल्स कहते हैं। और पल्स प्रेशर पे आपको वाइडेंट देखने को मिलता है। वाइड पल्स प्रेशर पीडीए में भी होता है, क्लियर। ऑलमोस्ट ये हमारा हो जाएगा। जॉन्स क्राइटेरिया भी अच्छे से हो गया हमारा, क्लियर। अब इसके बाद इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है। अब इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में एक और क्राइटेरिया आता है, वो है ड्यूक्स क्राइटेरिया। अब ड्यूक्स क्राइटेरिया में क्या होता है? आपको 2 मेजर चाहिए, या 1 मेजर या 3 माइनर चाहिए, या 5 माइनर चाहिए होते हैं डायग्नोस बनाने के लिए। मेजर या माइनर? मेजर में आपको पॉजिटिव ब्लड कल्चर है, इसके अलावा इकोकार्डियोग्राफी पॉजिटिव है, या न्यू वैल्वुलर रिगर्जिटेशन है। जबकि आपके लाइक कहने का मतलब है कि जो माइनर होते हैं इसमें प्री डिस्पोजिंग हार्ट लेयर है, आईवी ड्रग यूजर है, ठीक है, फीवर है उसको कोई, या वास्कुलाइटिक फिनोमिना या इम्यूनोलॉजिकल फिनोमिना। क्या क्या फिनोमिना आपको देखने को मिल सकते होते हैं, क्लियर। लाइक आपको स्ट्रोक देखने को मिल सकता होता है, ठीक है। इसके अलावा आपको सप्लेंटर हैमरेज है, जैनवे लीगन है, ओस्लर नोड है, रोथ स्पॉट है, जैनवे लीगन है, रोथ स्पॉट्स, माइक्रोस्कोपिक हिमाचूरिया देखने को मिलता है, ठीक है। मेनली आपने स्प्लेंटर हैमरेज, ओस्लर नोड, जैनवे लीगन और रोथ स्पॉट का रट्टा मार लेना है, ठीक है। सारे फिजिकल साइंस। इसके अलावा क्लबिंग भी आपको देखने को मिलती है, और माइक्रोस्कोपिक हिमाचूरिया भी होता है। इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो 2 इन्वेस्टिगेशन आपने याद रखनी है, ब्लड कल्चर और इकोकार्डियोग्राफी है। ब्लड कल्चर के लिए आपने 3 से लेकर 6 सेट्स लेने हैं डायग्नोस बनाने के लिए, क्लियर। इसके अलावा इको करा लोगे। ईसीजी में आपको एवी ब्लॉक्स देखने को मिल सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है ड्यू टू इम्बोलाई, सही है। और लाइक एक्सरे चेस्ट करा लोगे, कार्डियोमेगाली देखने को मिल सकती है। बाकी बेस लाइंस है सीबीसी या सीआरपी। और यूरिन एग्जामिनेशन के अंदर माइक्रोस्कोपिक हीमाचूरिया देखने को मिल सकता है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? ट्रीटमेंट में मेडिकल और सर्जिकल है। मेडिकल के अंदर आपने जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इसको रूल आउट करना है, ठीक है। इंपेरिकल थेरेपी आपने 2 हफ्ते तक चलानी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस है, जो कि किसकी वजह से होता है? जो कि आपको विरिडियंस की वजह से होता है, तो आपने क्या करना है? इसमें अमोक्सिलिन
पेनिसिलिन और जेंटामाइसिन आपने इस्तेमाल करना होता है, क्लियर। और अगर एक्यूट एंडोकार्डाइटिस है तो वेंकोमाइसिन और जेंटामाइसिन है। अगर पेनिसिलिन से रेजिस्टेंस है तो वंस अगेन वेंकोमाइसिन या जेंटामाइसिन है। अगर प्रोस्थेटिक वाल्व की वजह से या स्टाफिलोकोकल है तो आपने वेंकोमाइसिन, जेंटामाइसिन और रिफेम्पिन भी ऐड करनी है। स्ट्रेप्टोकोकल है तो बेंजाथिन, पेनिसिलिन इस्तेमाल करनी है। सर्जरी के अंदर कार्डिक सर्जरी है जिसमें आप इन्फेक्टिव मटेरियल की डिब्राइडमेंट कर लोगे और वाल्व की रिप्लेसमेंट कर दोगे अगर डैमेज हो चुका है, क्लियर। डी में रूमेटिक हार्ट डिजीज आपने रखना होता है। क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है, एमआई हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिस देखने को मिल सकते हैं, मायोकार्डियल एब्सेस देखने को मिल सकती है, एनोरिज्म हो सकता है। ठीक हो गया, तो रूमेटिक हार्ट डिजीज इसका डिफरेंशियल में आ जाता है। ओके इसके बाद मायोकार्डाइटिस है। मायोकार्डाइटिस में आपको कंजस्टिव हार्ट फेलियर वाली फाइंडिंग देखने को मिलेगी, लेकिन पहले वायरल इन्फेक्शन होगा, यानी आपको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन की फाइंडिंग मिलेगी, लाइक फीवर, सोर थ्रोट, माइल्जिया, हेडेक देखने को मिल रहा है। फिर इसके बाद आपको एरिथमियास, कंजस्टिव हार्ट फेलियर वाली फाइंडिंग देखने को मिलती है। तो ये मायोकार्डाइटिस होता है जो कि कंजस्टिव हार्ट फेलियर करवा देगा। अब इसमें जो इन्वेस्टिगेशन है सारी कंजस्टिव हार्ट फेलियर वाली है, बस सीबीसी, ईएसआर, सीआरपी कराती है इन्फेक्शन को रूल आउट करने के लिए। कार्डिक एंजाइम है वो एलिवेटेड होती है, बीएनपी का लेवल हार्ट फेलियर की वजह से ज्यादा होता है। एक्सरे चेस्ट करा लोगे, कार्डिक एनलार्जमेंट हार्ट फेलियर की वजह से देखने को मिलती है। ईसीजी में आपको एसटी या टी साइक्लोड में चेंजेस देखने को मिल सकती है, टैकीकार्डिया या एरिथमिया देखने को मिलता है, लेकिन ईसीजी स्पेसिफिक नहीं है। हार्ट की एमआरआई या इको करा लोगे, और सबसे इंपॉर्टेंट है एंडोमायोकार्डियल बायोप्सी है, लेकिन कोई भी नहीं लेता यहाँ पर। अब मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, मैनेजमेंट के अंदर जो मेन मैनेजमेंट है वो हार्ट की ट्रांसप्लांटेशन है, बाकी सारी सपोर्टिव है, लाइक कंजस्टिव कार्डिक फेलियर को ठीक करना है आइनोट्रोपिक ड्रग यूज करने की वजह से, ठीक हो गया। पेरिकार्डियोसेंटेसिस करना है अगर कार्डिक टेम्पोराट है, एरिथमिया तो आपने इमिड्रियोन देना है, कार्डियोजेनिक शॉक है तो एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजन देनी है, जिसको हम बोलते हैं ECMO, इकमो बोलते हैं, क्लियर, कार्डियोजेनिक शॉक के लिए। बाकी स्टीरॉइड और IVIG दे सकते हो इन्फेक्शन को रूल आउट करने के लिए। अब डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ मायोकार्डाइटिस, तो इसमें कार्निटीन की डेफिशिएंसी है जो कि एनर्जी प्रोवाइड करती है हार्ट को, पेरिकार्डाइटिस है, क्लियर, और कार्डिक टेम्पोराट या डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी ये भी सिस्टोलिक हार्ट फेलियर होती है, क्लियर। इसके बाद आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अब इसमें एनीमिया की आपको फाइंडिंग्स देखने को मिलेगी, लाइक फटीगेबिलिटी, डिस्निया, बोवल इशू, पैलर है। लेकिन जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के जो स्पेसिफिक पॉइंट होते हैं, इसमें MCV, MCH, MCSC कम हो जाता है, RDW ज़्यादा देखने को मिलता है, और बोन मैरो में आयरन खत्म हो जाएगा, और ये माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया होता है। और कौन से होते हैं माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, तो उसमें रट्टा मार लेना कि एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज है, लाइट पॉइजनिंग है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, सिट्रोब्लास्टिक और थैलासीमिया होता है। ये सारे माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया करवा देते हैं। इन्वेस्टिगेशन के अंदर क्या क्या करवा लोगे, सबसे पहले आप CBC करा लोगे, जिसमें हीमोग्लोबिन, हेमाटोक्रिट आपको कम देखने को मिलेगा, हेमाटोक्रिट शो करती है पैक सेल वॉल्यूम से। RBC इंडिसेस करा लोगे, MCV 80 से कम होगा, MCH 25 से कम हो जाएगा, MCSC 27 से कम हो जाएगा, और RDW क्या हो जाएगा 15% से ज्यादा हो जाता है। पेरिफेरल स्मीयर कराओगे, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक RBCs देखने को मिलती है, रेटिक्स भी कम देखने को मिलता है। बोन मैरो में एरिथ्रॉइड हाइपरप्लेजिया होता है, और बोन मैरो आयरन एब्सेंट होगा, यही गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। कैसे पता लगेगा, नेगेटिव प्रूशियन ब्लू स्टेनिंग से। इसके अलावा बायोकेमिकल टेस्ट करा लोगे, जो सिंगल बेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो फेरेटिन लेवल होता है। अब जो होता है ना, कहने का मतलब है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, इसमें 3 चीजें कम होती है और 3 चीजें बढ़ जाती है। 3 चीजें जो कम होती है वो सीरम आयरन, फेरेटिन और ट्रांसफेरिन की सैचुरेशन है। जो 3 चीजें बढ़ जाती है वो टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, सीरम ट्रांसफेरिन रिसेप्टर, और लास्ट में आपके RBC प्रोटोपायरिफेरिन, ये आपको एलिवेटेड मिलते हैं। बाकी हेप्सिडिन भी कम हो जाता है। इसके बाद एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया में पैनसाइटोपिनिया होता है, कोई लिम्फेडिनोपैथी, कोई स्प्लीनोमेगाली नहीं होती। क्या कॉजेटिव होते हैं, आपने 2 में डिवाइड करना, कंजेनिटल और एक्वायर्ड है। कंजेनिटल में इडियोपैथिक या फेनकोनिस एनीमिया की वजह से हो सकता है, एक्वायर्ड में कुछ ड्रग्स या केमिकल्स की वजह से, लाइक साइटोटॉक्सिक है, सल्फोनामाइड है, वायरसेस में एप्स्टीन बार वायरस है, पैरवो वायरस है, HIV है, ल्यूकेमिया है, रेडिएशन है, थाइमोमा है, इनकी वजह से देखने को मिलता होता है। इसके बाद ITP है। ITP में क्या होता है, ITP में बहुत ज्यादा स्पॉन्टेनियस सुपरफिशियल ब्लीडिंग होती है, यानी स्किन से और म्यूकस मेम्ब्रेन से ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग कम देखने को मिलती है स्पॉन्टेनियस जब 20 से कम हो जाती है, और एपिस्टेक्सिस मिनोरीजिया 50 से कम पे देखने को मिलती है। बाकी इसमें भी कोई ऑर्गेनोमेगाली या लिम्फेडिनोपैथी नहीं देखने को मिलती। CBC कराओगे, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया देखने को मिलेगा। बोन मैरो कराओगे, बोन मैरो में मेगा कैरियोसाइट्स के लेवल ज्यादा देखने को मिलता है। ब्लीडिंग टाइम कराओगे, आपको प्रोलॉन्ग मिलता है। PT APTT टाइम नॉर्मल होता है। टॉर्निक्वेस्ट या हेस टेस्ट पॉजिटिव होता है। एंटीबॉडी टेस्टिंग करा लोगे कोई कनेक्टिव टिश्यू डिजीज को रूल आउट करने के लिए, ठीक है। अब ट्रीटमेंट क्या होता है, ट्रीटमेंट में आपने अवॉइड ट्रॉमा सपोर्टिव के अंदर और एंटीप्लेटिलर ड्रग को भी अवॉइड करना है। स्पेसिफिक के अंदर क्या होता है, जब प्लेटिलर 20 से कम हो जाती है तब आपने क्या करना होता है, तब मैनेजमेंट स्टार्ट करनी है। लाइक फर्स्ट लाइन के अंदर आप क्या करते हैं, हाई डोज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड देते हैं, क्लियर, और साथ में आप इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग भी ऐड करते हैं, यानी हाई डोज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, IVIG, सेकंड पे आप इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग लाइक रिटॉक्सिमाब, और थर्ड पे आप स्प्लीनेक्टमी करते होते हैं। इसके बाद ट्यूबरकुलस लिम्फोडेनाइटिस है। इसमें सिनेरियो में क्या हिस्ट्री मिलती है, पहले TB की हिस्ट्री मिलेगी, फीवर, कफ फॉर मोर देन 1 मंथ है, बीमार होगा, सर्वाइकल लिम्फ नोड की इन्लार्जमेंट देखने को मिलती है, और जो लिम्फ नोड होते हैं वो चिपके पड़े होते हैं एक दूसरे से।
तो ट्यूबरकुलस लिम्फोडेनाइटिस है। डिफरेंशियल के अंदर आपको और क्या क्या रखना पड़ेगा, ठीक है। तो डिफरेंशियल में लाइक अगर आप देखो HB 4 ग्राम है, WBC भी कम है और प्लेटलेट भी कम है, तो आप एप्लास्टिक नीमिया भी सबसे ऊपर रख सकते हो। ओके, फीवर कफ फॉर लास्ट 1 मंथ है। असल में ट्यूबरकुलस TB का इन्फेक्शन हुआ, उसकी वजह से ये प्लास्टिक नीमिया देखने को मिल रहा है, ठीक है। आई थिंक ये प्लास्टिक नीमिया को सबसे ऊपर आना चाहिए, लेकिन सर्वाइकल लिम्फ नोड की इन्लार्जमेंट है जिसकी वजह से प्लास्टिक नीमिया को ऊपर नहीं रख सकते। बाकी लिम्फोमा और मल्टीपल माइलोमा इन्वेस्टिगेशन सारी टीबी वाली है, ब्लड एग्जामिनेशन है, स्पूटम स्टेनिंग है, इसके अलावा स्पूटम कल्चर लाइक एलजे मीडियम है। बाकी लिम्फ नोड की बायोप्सी आपने करवानी होती है। ट्रीटमेंट में आपने ATT स्टार्ट करनी है, वही आइसोनियाजाट, रिफेम्पिन, पिराजिनामाइड, इथिम्ब्यूटोल है। ओके, अब हम आ जाते हैं MCQs पर। आई थिंक इस चैप्टर की काफ़ी लंबी हो गई है। ओके, 5-year-old बॉय जिसको जॉइंट की स्वेलिंग है आफ्टर माइनर ट्रॉमा। ओके, माइनर ट्रॉमा जॉइंट की स्वेलिंग है, डैट मीन्स मसल में और जॉइंट में हिमाटोमा देखने को मिल रहा है, प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग फ्रॉम द सर्कमसिशन साइट है। ओके, तो अगला पॉइंट आ गया, यानी जो कोलाटिंग फैक्टर का भी मसला है, ऊपर से ब्लीडिंग फ्रॉम सर्कमसिशन साइट, मतलब स्किन या माइनर ट्रॉमा की वजह से भी ब्लीडिंग हो रही है। प्लेटलेट बिल्कुल ठीक ठाक है, तो ये वॉन विलिबरेंट डिजीज होता है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट है 10-year-old गर्ल है प्रेजेंट विद फीवर एंड ब्रूजेस। ओके, क्लियर, फॉर द लास्ट 2 weeks। ओके, फीवर एंड ब्रूजेस। अच्छा, इसमें APT टाइम भी बढ़ा हुआ था, 60 सेकेंड था। क्लियर। अच्छा, 10-year-old गर्ल जिसको फीवर है, ब्रूजेस है, फॉर द लास्ट 2 week है, पेल है, लेकिन कोई लिम्फेडिनोपैथी नहीं है, तो ये प्लास्टिक एनीमिया होता है, आपने बोन मैरो बायोप्सी करानी होती है। इसके बाद नेक्स्ट है कि ऑस्कल्टेशन पे आपको शॉर्ट सिस्टोलिक मरमर मिल रहा है लेफ्ट अपर स्टर्नल बॉर्डर पे विद सॉफ्ट S2। ओके, विद सॉफ्ट S2। तो इसने यहाँ पर डांसर लिखा हुआ है, वो क्या लिखा हुआ है, सॉफ्ट S2 आपको देखने को मिलती है। अगर छोटा मोटा अगर VSD है तो इस केस में आपको सॉफ्ट S2 शायद मिल जाए। तो आई थिंक दिस शुड बी ASD होना चाहिए इसका। इसमें वैसे VSD लिखा हुआ है। VSD में जो मैंने चेक किया कि S1 S2 नॉर्मल होते हैं, लेकिन यहाँ पे सॉफ्ट है और अपर स्टर्नल बॉर्डर पे डेवलप हो रहा है, तो आई थिंक दिस शुड बी द ASD। यहाँ पे VSD लिखा हुआ है। 2-year-old गर्ल जिसको ब्लूइश डिस्कलरेशन है नेल्स का और लिप का, मतलब साइनोसिस हो गया, साइनोस है, क्लबिंग है, और ऑस्कल्टेशन पे सिस्टोलिक मरमर मिल रहा है लेफ्ट अपर स्टर्नल बॉर्डर के ऊपर, शॉर्ट सिस्टोलिक मरमर है। ओके, ठीक है। अब साइनोसिस भी है, तो ये क्या होगा, ये टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट है, ठीक हो गया, टेट्रोलॉजी फैलेट टॉप आ जाएगा। क्लियर, ऑलमोस्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं, रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और फीडिंग डिफिकल्टी है। एग्जामिनेशन पे हार्ट रेट क्या है, 130 है, और पैन सिस्टोलिक मरमर लेफ्ट लोअर स्टर्नल बॉर्डर पे देखने को मिल रहा है, तो ये VSD होता है। ओके, 1-year-old हिमोफीलिया चाइल्ड है, तो किसकी एब्नॉर्मेलिटी होती है, APT टाइम की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। मेल नरिश और पेल है, HB कम है, MCV भी कम है, रेटिक्स भी आपको कम देखने को मिल रहा है। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, तो आपने सीरम आयरन वगैरह कराना होता है। क्लियर। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन क्या होगी हमारी, CBC के बाद आपकी फायरोकाइनेटिक्स आती है, लास्ट में बोन मैरो बायोप्सी करते हैं या करते ही नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है कि 1-year-old बॉय जो कि जिसको एनीमिया और सप्लिनोमेगाली है, उसके ब्रदर को भी सिमिलर कंप्लेंट्स थी और बहुत सारी ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगाई गई है। ओके, सही है, एनीमिया और सप्लिनोमेगाली है और बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन लग रहा है, तो उसका मतलब थैलासीमिया है। HB इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाना है। इन द मैनेजमेंट ऑफ थैलासीमिया इन अ न्यूली डायग्नोस्ड चाइल्ड, तो आपका मैनेजमेंट क्या होती है, मेन मैनेजमेंट आपने HB को 9 से ऊपर रखना होता है, ठीक हो गया। ओके, सही है। कंटिन्यूस मशीनरी मरमर PDA में देखने को मिलता होता है। क्लियर। इसके बाद है प्रीकॉर्डियम एग्जामिनेशन ऑफ 8-year-old चाइल्ड, आपने सिस्टोलिक मरमर सुना एपेक्स पे जो कि एक्सिला पे जा रहा है, तो ये मैटर रिगर्जिटेशन होता है। फीवर आर्थराइटिस और कार्डाइटिस है। रूमेटिक फीवर है, तो रूमेटिक फीवर में ग्रुप A बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई को देखोगे। क्वेश्चन नंबर 13 में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, जिसके लिए ओरल आयरन स्टार्ट कर रहा है। अर्लीस्ट इंडिकेटर ऑफ रिस्पॉन्स आफ्टर स्टार्टिंग आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, तो जो अर्लीस्ट सबसे पहला जो रिस्पॉन्स आता है वो रेटिक्स बढ़ जाते होते हैं। एक्यूट ITP में क्या होती है, एक्यूट ITP में स्पेसिफिक एंटीप्लेटलेट एंटीबॉडीज आपको ब्लड में देखने को मिलती होती है। क्वेश्चन नंबर 5 के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ब्रूजेस ओवर द लिम्स है और एपिस्टैक्सिस है। क्लियर। प्लेटलेट का काउंट, वैसे प्लेटलेट काउंट बिल्कुल ठीक है, लेकिन ब्लीडिंग टाइम नॉर्मल है, सॉरी ब्लीडिंग टाइम प्रोलॉन्ग है, दैट मीन्स प्लेटलेट का कोई डिसफंक्शन है। ओके, प्लेटलेट से काम नहीं कर रहे हैं, तो आई थिंक यहाँ पे ITP है, वैसे प्लेटलेट लोअर लिमिट पे पड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। थैलासीमिया मेजर का डायग्नोस पेशेंट होता है, सही है। ओके, और इसको हर मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगाना पड़ता है, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन ओके सफर्ड फ्रीक्वेंट नोज ब्लीड है। फ्रीक्वेंट नोज ब्लीड क्यों हो सकती है, ओके क्लियर, हाइपर सप्लिनिज्म की वजह से देखने को मिल सकती होती है। क्लियर, ठीक है, थैलेसीमिया मेजर की कॉम्प्लिकेशन होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में आके स्ट्रेप्टोकोकल सोर थ्रोट के लिए अबव द 6 ईयर्स है, तो क्या करनी है आपने, कैसे प्रोफाइलैक्सिस दे दोगे। क्लियर, सोर थ्रोट के लिए, ठीक है, तो सोर थ्रोट के लिए आप बेंज़ोथेन पेनिसिलिन इस्तेमाल करोगे और 12 लाख यूनिट इस्तेमाल करोगे, 12 लाख यूनिट या 1.2 मिलियन यूनिट आप इस्तेमाल करते होते हैं। क्लियर, एवरी 28 डेज है। अ चाइल्ड हैविंग कंजेनिटल हार्ट डिजीज और वाइट फिक्स स्प्लिटिंग ऑफ S2 है, तो ये क्या होता है, ESD होता है। पैन सिस्टोलिक मरमर लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर पे, तो ये VSD का मरमर होता है। ओके, टेट्रोलॉजी ऑफ पायलट में हाइपर साइनोटिक स्पेल्स होती है। ओके, ये बिलो 2 ईयर्स ऑफ एज में देखने को मिलते होते हैं। क्लियर, इसके बाद नेक्स्ट है कि 9 मंथ ओल्ड बॉय जिसको बेबी जिसको पैलर है और मैक्रोसिटिक पिक्चर है, मैक्रोसिटिक पिक्चर फोलेट डेफिशिएंसी में देखने को मिलती होती है। ओके, हेयर ऑन एंड अपेरेंस सिकल सेल और थैलासीमिया दोनों में देखने को मिलती होती है, लेकिन बेस्ट आंसर क्या होगा, थैलासीमिया, मार्क्ड एनीमिया भी है।
क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23, प्राइमरी डिफेक्ट दैट रिजल्ट इन सिकल सेल एनीमिया। तो इसमें क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड का रिप्लेस हो जाना वेलिन के साथ, ग्लूटामिन या ग्लूटामिक एसिड है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 में वॉन विलिबरेंट डिजीज के अंदर ब्लीडिंग टाइम प्रोलॉन्ग होता है, एपीटी टाइम भी प्रोलॉन्ग होता है और पीटी टाइम नॉर्मल होता है। कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर इन वीएसटी, तो वीएसटी आपको बर्थ टू 72 आवर्स में आपको देखने को मिल सकता होता है। ठीक हो गया, ओके। इसका टाइम फ्रेम होता है ड्यू टू इंक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो इन केस अगर बहुत बड़ा था। ट्रू अबाउट टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट, तो जो स्पेल्स होती है वो हाइपोक्सिया और साइनोसिस एसोसिएटेड होते हैं। मैटर रिगर्जिटेशन में पैनसिस्टोलिक मर्मर होता है। मैटरल स्टेनोसिस में आपको राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी देखने को मिलती होती है। क्लियर, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल में तो ब्लड जा नहीं रहा सारा का सारा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाती है, बायलैटरल कंजक्टिवल कंजेशन है, क्रैक्ड फिशर्ड लिप्स है, रेडनिंग एंड एडिमा फॉलोड बाय डिस्क्वेमेशन और फीवर भी है। तो कावासाकी डिजीज का क्राइटेरिया बता दिया। क्लियर, अगर मदर और फादर दोनों एसिम्प्टोमेटिक है लेकिन थैलेसीमिया के कैरियर्स हैं तो चांस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हैविंग दिस डिजीज तो 25% होती है। क्लियर, दो एबनॉर्मल जीन कैरी करेगा 25% चांस है। नेक्स्ट है कि मोस्ट कॉमन ए साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज, ओवरऑल जो मोस्ट कॉमन हार्ट डिजीज वी आई साइनोटिक वो वीएसटी होती है। मोस्ट कॉमन एनीमिया आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। विटामिन के की डेफिशिएंसी की वजह से हैमरेज डिजीज ऑफ न्यू बॉर्न हो जाता है। कार्डियोमेगाली विद नैरो बेस, दैट मींस एग ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस टीजीए में देखने को मिलती है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ शॉर्ट थ्रोट, तो रूमेटिक फीवर होता है। मेजर क्राइटेरिया में आपका कार्डाइटिस और कोरिया आ जाता है। फिक्स स्प्लिटिंग ऑफ एस टू ईएसटी में होती है। रूमेटिक हार्ट डिजीज में जो ड्रग देते हैं सस्पेक्टेड आई थिंक बेंजाथीन पेनिसिलिन देते हैं और एस्प्रिन भी दे सकते हैं जॉइंट्स के केस में। मोस्ट कॉमन साइनोटिक हार्ट डिजीज टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट होता है। इफेक्ट ऑफ फ्यूरोसिमाइड ऑन पीरियड, तो फ्यूरोसिमाइड पीरियड को कम कर देती होती है। क्लियर, ब्रेन एब्सेस टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट के केस में देखने को मिलता होता है। इन्वेस्टिगेशन फॉर 4 ईयर ओल्ड चाइल्ड जिसको फूड ट्रांसफ्यूजन लग रही है, थैलासीमिया, तो एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस कराना होता है। रेस्ट एमसीवी और गोट मिल्क है, गोट मिल्क की वजह से फोलेट की डेफिशिएंसी हो जाती है। हीमोफिलिया ए में एपीटीटी टाइम बढ़ जाता होता है। फोटोसेंसिटिव है और कोम सिमोलिटिक एनीमिया पॉजिटिव है, तो एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज आपको देखने को मिलती है। एक पेशेंट मेथिमोग्लोबिन पेशेंट प्रेजेंट विद मेथिमोग्लोबिनीमिया आफ्टर एंटी मलेरियल एक्सपोजर, तो ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेस डेफिशिएंसी में देखने को मिल सकता होता है। फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी में मैक्रोसाइटिक एनीमिया होता है। एमसीवी 100 से ज्यादा का हो जाएगा। मशीनरी मर्मर पीडीए में देखने को मिलता है। वन डे हिस्ट्री यानी फॉरन ही बर्थ के टाइम पर साइनोसिस आ गया तो ये टीजीए में देखने को मिलता है। फीवर मर्मर सप्लीनोमेगाली इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में होती है। पैनसिस्टोलिक मर्मर वीएसडी में और एमआर में देखने को मिलता है। बेस्ट इन्वेस्टिगेशन फॉर आईटीपी, आई थिंक आईटीपी के लिए जो बेस्ट इन्वेस्टिगेशन होती है और सीबीसी होती है, इसको मुझे चेक करना पड़ेगा, फिर भी आप बता देना मैं चेक करके। हिस्ट्री ऑफ पाइका इंटेक, पाइका इंटेक में पाइका से रिलेटेड आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया आपको देखने को मिलता होता है। एनीमिया है और हेयर ऑन एंड अपेयरेंस थैलेसीमिया में देखने को मिलती है। प्रोफाइलिसिस ऑफ रिमेटिक फीवर विदाउट कार्डाइटिस, तो 5 साल या 21 साल तक जो भी लंबा हो। फिक्स स्प्लिटिंग ऑफ एस टू ईएसटी में देखने को मिलती है। पैनसिस्टोलिक मर्मर वीएसटी में देखने को मिलता है। कैप्टोपिरल इन हार्ट फेलियर आफ्टर लोड को कम कर देती है। माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया है और सप्लीनोमेगाली भी है, तो थैलेसीमिया मेजर में देखने को मिलती है। पिटिचिया पर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया आईटीपी में होता है। ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोक्सिक स्पेल्स या टेट स्पेल्स है तो ऑक्सीजन, नी चेस्ट पोजीशन, प्रोपेनोलोल और मॉर्फिन देनी होती है। क्लियर, एम ऑफ फैक्टर 8 इन मॉल्ट टू मॉडरेट हीमोफीलिया, तो 40% तक आपने देना होता है फैक्टर 8 या इतना मेंटेन करना है। हीमोग्लोबिन लेवल ऑफ 2 डे न्यूनेट तो 18.5 होता है, 16.5 से लेकर 18.5 ऐसा ही होता है। पीलिंग फिंगर और सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी, ओके, पीलिंग फिंगर का मतलब है डिस्क्वेमेटिव रैश है और सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी कंजंक्टिवाइटिस कावासाकी में देखने को मिलता है। बेबी बॉय है जिसको सर्कमसिजन साइड से ब्लीडिंग हो रही है और जॉइंट की स्वेलिंग हुई है। अच्छा, पहले सर्कमसिजन साइड से बताया हुआ था कि वॉन विलिबरेंट डिजीज, अब बता दिया हीमोफीलिया। वैसे अगर स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन से ब्लीडिंग आपको देखने को मिल रही हो, ओके, और जॉइंट की स्वेलिंग हो, तो लेकिन आई थिंक दिस शुड बी द हीमोफीलिया। और जो पहला वाला था वो भी शायद हीमोफीलिया ही होना चाहिए था, उसमें भी एपीटीटी टाइम आपको कहने का मतलब है ज़्यादा देखने को मिल रहा था, क्योंकि हीमोफीलिया में ही जॉइंट की स्वेलिंग देखने को मिलती है। ठीक है, पहला भी सही कर लेना। परपरा और प्लेटलेट लो है बट एवरीथिंग एल्स नॉर्मल है, तो आईटीपी में देखने को मिलता है। मेडिकेशन फॉर रूमेटिक हार्ट डिजीज व्हेन पेनिसिलिन सेंसिटिव है तो एरिथ्रोमाइसिन या सल्फर डियाजिन इस्तेमाल करनी होती है। डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर काउ मिल्क इंटेक है, काउ मिल्क इंटेक है, काउ मिल्क में आयरन कम होता है। ठीक है, पैलर और लो हीमोग्लोबिन है तो सीरम फेरेटिन करा लेना। ठीक है, वो भी कम मिलेगा। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर थैलासीमिया तो एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है। टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट में बॉक्स बूट शेप हार्ट होता है। इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर पे देखने को मिलता है। ओके, फिक्स S2 EST में होती है। इंजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर स्टर्नल एचपी है तो पल्मोनरी स्टेनोसिस स्टॉफ में होता है। हेयर और एंड अपेयरेंस थैलासीमिया में देखने को मिलती है। कंटिन्यूअस मशीनरी मर्मर पीडीए में होता है। कोरिया मर्मर रूमेटिक फीवर में देखने को मिलता है। प्रेजेंस ऑफ मैक्रोसाइट्स या मेगालोब्लास्ट फोलेट डेफिशिएंसी में होती है। हीमार्थ्रोसिस और प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग फ्रॉम सर्कमसिजन साइड, आई थिंक हीमोफीलिया ही बनता है, प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग होती है इसमें। फिक्स S2 EST में होती है। मशीनरी मर्मर पीडीए में होता है। एक्यूट रूमेटिक फीवर मेनली लार्ज जॉइंट्स को इन्वॉल्व करता है। माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस होता है। गोट मिल्क में फोलेट की डेफिशिएंसी होती है। काउ
काउ मिल्क में आपको विटामिन सी, विटामिन डी, आयरन की डेफिशिएंसी आपको देखने को मिल सकती है, और ब्रेस्ट मिल्क में विटामिन डी की और विटामिन के की डेफिशिएंसी होती है। रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन थैलेसीमिया विदाउट आयरन चिलेशन। ओके, तो रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से हीमोक्रोमेटोसिस हो जाएगा, तो उसकी वजह से ब्रॉन्स डायबिटीज हो जाएगी। कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर हीमोफीलिया, तो एपीटीटी होता है। मेजर क्राइटेरिया ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, तो न्यू वैल्वुलर रिगर्जिटेशन आपको देखने को मिलती होती है। क्लियर। और पॉजिटिव ब्लड कल्चर भी होता है। वाइड स्प्रेड परपरा और प्लेटलेट 60 से कम हो गया, तो 60,000 से कम हो गया तो आईटीपी होता है। लिकिंग वाल्स यानी एपिका की हिस्ट्री और एनीमिया है। ओके, तो आई थिंक आयरन डेफिशिएंसी इनमें होना चाहिए था। बाकी दीवारों को चाटने से लेड पॉइजनिंग भी हो सकती है। हाँ, लेड पॉइजनिंग वैसे हो सकती है, लेकिन वो बैटरीज में ज़्यादा देखने को मिलती है। आई थिंक दिस शुड बी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया अगर पाइका की हिस्ट्री है। इन्वेस्टिगेशन और चॉइस इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, तो ब्लड कल्चर आपको देखने को मिलती है। बाउंडिंग पल्स पीडीए में, और उसके अलावा आपको देखने को मिलती है ओके एआर में देखने को मिलती है। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की प्रोफाइलैक्सिस कैसे दोगे? कोई ऑपरेशन करा रहे तो ओरल अमॉक्सिलिन इस्तेमाल करते होती है। टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट में एक्सरे फाइंडिंग क्या होती है? ओके, ओलिगेमिक लंग फील्ड और बूट शेप हार्ट देखने को मिलता है। सप्लीनोमेगाली या सिकल सेल एनीमिया और ओसाइटिस वॉर्स हो रही है। ओके, ठीक हो गया। तो यानी सिकल सेल एनीमिया में सप्लीनोमेगाली है, तो सप्लीनिक सेक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस की वजह से हो सकती है। ओके, थैलेसीमिया में ब्लड ट्रांसफ्यूजन को कम करना है तो आपने हाइड्रोक्सी यूरिया भी इस्तेमाल कर सकते होते हैं। एपीटीटी और ब्लीडिंग टाइम प्रोलॉन्ग है, तो ये वॉन विलिबरेंट डिजीज होता है। पैनसाइटोपेनिया आपको प्लास्टिक एनीमिया में देखने को मिलता है। पहले रिस्ट जॉइंट सूजा, फिर नी जॉइंट सूज गया, पेनफुल है। माइग्रेटरी पोलीआर्थराइटिस होता है, तो ये रूमेटिक फीवर में होता है। और रूमेटिक फीवर में एमआर होता है, माइट्रल रिगर्जिटेशन होता है, जिसकी वजह से पैनसिस्टोलिक मर्मर देखने को मिलता है। सही हो गया। अब यहाँ पर मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज पे आ जाते हैं। तो इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर अपर लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर है, अपर लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर पे इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर है। ठीक है। और मोस्ट कॉमन साइनोटिक हार्ट डिजीज है हाइपोक्सिक टेट्स पहला, तो टेट्रोलॉजी और फैलेट में देखने को मिलती है। बूट शेप हार्ट आपको चेस्ट एक्सरे में देखने को मिलता होता है। क्लियर, सही हो गया। आपको ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स इज द टीजी इज द मोस्ट कॉमन साइनोटिक हार्ट डिजीज, जो कि न्यूनेट में होता है। इसमें आपको एग ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस देखने को मिलती है। कंटिन्यूस मशीनरी मर्मर लेफ्ट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में पीडिया की वजह से होता है। पैनसिस्टोलिक मर्मर लेफ्ट लोअर स्टर्नल बॉर्डर पे वीएसटी की वजह से होता है। वाइट फिक्स स्प्लिटिंग ऑफ एस2 और इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर थर्ड और फोर्थ लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस में, तो ये एएसडी में होता है। ओके, बाकी जोन्स क्राइटेरिया लिखा हुआ वो आपको रूमेटिक फीवर में देखने को मिलता है। इन्वेस्टिगेशन और ट्रांसफर थैलेसीमिया, तो एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है। एक्सरे स्कल करा लोगे, हेयर और एंड अपीयरेंस देखने को मिलती है। रेस एपीटीटी विद नॉर्मल पीटी हीमोफीलिया में होता है। वॉन विलिबरेंट डिजीज में ब्लीडिंग टाइम और एपीटीटी दोनों प्रोलॉन्ग होते हैं। क्लियर। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है, परपरा पिटिचिया है, बाकी सारी चीजें नॉर्मल है, तो आईटीपी होता है। ओके, ट्रांसमिशन ऑफ थैलेसीमिया 25% होता है। मैक्रोसाइटोसिस विद रेस्ट एमसीवी, गोट मिल्क लेरिया, तो फोलेट की डेफिशिएंसी हो सकती है।